राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी अखिलेश में। जैसा कि हम लोग लुसेंट का सीरीज देख रहे हैं, जो कि आज 10वां दिन है। और बहुत सारे लोगों से हमें ज्ञात हुआ है कि उन लोगों को पढ़ने में दिक्कत होती है, समझने में दिक्कत होती है, याद नहीं होती है। तो हम एक माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आज का जो होमवर्क था, पेज नंबर 46 से 50, तो 46 से 50 आज लुसेंट का हम लोग कवर करेंगे। और इसी तरह से प्रत्येक दिन 5-5 पेज का हम वीडियो बना करके अपलोड करेंगे। आप सभी इसके माध्यम से साथ में पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिना देर किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे मुगल काल के प्रमुख अधिकारी एवं कार्य, पद दिया है और कार्य दिया है। तो सूबेदार, सूबेदार कहाँ होते थे? तो प्रांतों में शांति स्थापित करना इनका कार्य था। प्रांत कार्यकारिणी का प्रधान होते थे। दीवान कहाँ होते थे? तो प्रांतीय राजस्व का प्रधान, दीवान प्रांतीय राजस्व का प्रधान होता था। सीधे शाही दीवान के प्रति जवाबदेह होता है। तो देखिए, सूबेदार और दीवान में थोड़ा सा डिफरेंस क्या है। तो प्रांतों में शांति स्थापित करना उन लोगों का काम था, जबकि प्रांतीय राजस्व का प्रधान ये होता था। और सीधे शाही दीवान के प्रति जवाबदेह होते थे। जो शाही दीवान होते थे उनके प्रति जवाबदेह होते थे। और प्रांतीय राजस्व का प्रधान होता था ये। और प्रांतों में शांति स्थापित करना उन लोगों का था, यानी प्रांत कार्यकारिणी का प्रधान होता था वो। प्रांत कार्यकारिणी का प्रधान कौन होता था? सूबेदार। जबकि प्रांतीय राजस्व का प्रधान कौन होता था? तो दीवान। बख्शी, बख्शी क्या कहलाते थे? तो प्रांतीय बख्शी, बख्शी जो होता था वो प्रांतीय सैन्य प्रधान था। मीर बख्शी, मीर बख्शी को जी सेना के प्रधान को मीर बख्शी कहा जाता है, यानी कि प्रांतीय सैन्य प्रधान था। फौजदार, जिले का प्रधान फौजी अधिकारी था। जिला में कोची होता था? फौजदार। आमिल या अमल गुजार, आमिल या अमल गुजार, जिले का प्रमुख राजस्व अधिकारी को क्या कहा गया है मुगल काल में? तो आमिल या अमल गुजार, आमिल या अमल गुजार। कोतवाल नगर का प्रधान था। कोतवाल कहाँ होता है? कोतवाल मतलब पुलिस चौकी, एक समझ लीजिए। तो नगर का प्रधान, पुलिस चौकी कहाँ होता है? तो नगर में, तो नगर का प्रधान। सिकदार, सिकदार परगने का प्रमुख अधिकारी था। सिकदार परगने, परगने का प्रमुख अधिकारी था। आमिल ग्राम के कृषकों से प्रत्यक्ष संबंध बनाना एवं लगान निर्धारित करना। आमिल क्या था? तो ग्राम में हुआ करते था। सिकदार कहाँ हुआ था? परगने में। कोतवाल नगर का प्रधान था। आमिल या अमल गुजार, जिले का प्रमुख राजस्व अधिकारी। और एक आमिल यहाँ है जो कि ग्राम के कृषकों से प्रत्यक्ष संबंध बनाना एवं लगान निर्धारित करना इसका काम था। तो आप लोग यहाँ देख लिए होंगे, एक बार फिर से समझ लीजिए कि सूबेदार क्या होता था? प्रांतों में शांति स्थापित करना और प्रांत कार्यकारिणी का प्रधान हुआ करता था। जबकि दीवान प्रांतीय राजस्व का प्रधान था और यह सीधे शाही दीवान के प्रति जवाबदेह था। बख्शी प्रांतीय सैन्य प्रधान था। जिले का प्रधान फौजी अधिकारी यानी कि फौजदार कहलाता था। जिले का प्रमुख राजस्व अधिकारी आमिल या अमल गुजार हुआ करता था। नगर प्रधान कोतवाल को कहा गया है। परगने का प्रमुख अधिकारी सिकदार को कहा गया है। जबकि आमिल ग्राम के कृषकों से प्रत्यक्ष संबंध बनाना एवं लगान निर्धारित करना उसका काम था। अब आइए देखते हैं कि भूमि कर से विभाजन के आधार पर मुगल साम्राज्य की समस्त भूमि 3 वर्गों में विभाजित थी। तो मुगल काल के जो भूमि थी कितने वर्गों में विभाजित थी? तो 3 वर्गों में। एक खालसा भूमि होती थी, जागीर भूमि, और सयुरगल या मदद ए मास भूमि ना। तो मदद ए मास भूमि कई बार पूछ चुका है, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान में दीजिएगा। खालसा भूमि यानी प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के नियंत्रण में, प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के नियंत्रण में भूमि को क्या कहते थे? तो खालसा भूमि कहते थे। जागीर भूमि क्या होता था? तो तन ख्वाह के बदले दी जाने वाली भूमि को जागीर भूमि, जो मतलब वेतन के बदले दे दिए गए तो उसको जागीर भूमि कहते हैं। सयुरगल या मदद ए मास, मदद ए मास से किससे संबंधित? अनुदान में दी गई लगानहीन भूमि। जैसे कि आप भूमि हमको दे दिए, आप कोई टैक्स मत देना है, तो वो इस तरह के अगर दिया जाता था तो उसे मदद ए मास, याद रखिएगा, मदद ए मास या सयुरगल कहा जाता था भूमि। इसे मिल्क भी कहा जाता था। देखिए, मिल्क के अन्य नाम क्या है? एक मिल्क के नाम से भी इसे जाना जाता था। शेरशाह द्वारा भू राजस्व हेतु अपनाई जाने वाली पद्धति राई का उपयोग अकबर ने भी किया था। देखिए, पहले राई का प्रयोग कौन किया था? तो शेरशाह। शेरशाह के बाद किसने उपयोग किया? तो अकबर ने भी किया। ये किससे संबंधित है राई? तो भू राजस्व अपनाई जाने वाली पद्धति है एक राई न। अकबर अकबर के द्वारा
कणूरी नामक अधिकारी की नियुक्ति की गई थी। किसके? कणूरी नामक अधिकारी की नियुक्ति 1573 ईस्वी में की गई थी। इसे अपने क्षेत्र से 1 करोड़ दाम वसूल करना होता था। देखिए यहाँ समझिएगा कि कहेगा कि कणूरी नामक अधिकारी की नियुक्ति किसने किया था? अकबर, जहांगीर, औरंगजेब। तो किसने किया था? तो अकबर हो गया। कब किया था? तो 1573 ईस्वी में की गई थी। इसका कार्य क्या था? तो करोड़ दाम वसूल करना होता था। इसका अपने क्षेत्र में करोड़ दाम वसूल करने के लिए इसकी नियुक्ति की गई थी। 1580 ईस्वी में अकबर ने दहसाला नाम की एक नवीन कर प्रणाली प्रारंभ की थी। तो दहसाला क्या था? तो कर की एक नवीन कर प्रणाली थी। दहसाला क्या था? दहसाला क्या था? तो दहसाला नाम की नवीन कर प्रणाली प्रारंभ की गई थी। कब किया गया था? तो 1580 में। किसने किया था? तो अकबर ने। ठीक। इस व्यवस्था को टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। इस व्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा। किस व्यवस्था को? दहसाल व्यवस्था को। किस व्यवस्था को? तो दहसाल व्यवस्था को। ठीक। बंदोबस्त भी कहा जाता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि को 4 भागों में विभाजित किया गया था। पहले भूमि को 3 भागों में देखें। एक खालसा भूमि था, एक मदद या मास भूमि था, और एक भूमि कौन सा था? आप देख लीजिए यहाँ पर फिर से। सयूरगल या मदद या मास एक जागीर भूमि हुआ था जो तनख्वाह के बदले दिया जाता था। खालसा भूमि प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के नियंत्रण में होता था। और सयूरगल या मदद या मास जो अनुदान में दी गई थी भूमि थी, जो टैक्स फ्री था। इसे मिल्क भी कहा जाता है। एक राई पत्ती देखें जो अकबर ने अपनाया था, शेरशाह पत्ती जो चलाया था। कणूरी नामक अधिकारी की नियुक्ति भी हम लोग देखें। इसमें करोड़ दाम वसूल करना होता था अपने क्षेत्र में। 1580 ईस्वी में अकबर ने दहसाल नाम का एक नवीन कर प्रणाली प्रारंभ की। इस व्यवस्था को टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि को 4 भागों में विभाजित किया गया है। 4 भागों में विभाजित किया गया है। तो चारों भूमि के नाम देख लीजिए यहाँ। जैसे पोलज। पोलज क्या है? नियमित रूप से। पोलज क्या है? तो पोलज है, देखिए, नियमित रूप से वर्ष में 2 बार फसल होता था तो पोलज कहते थे। नियमित रूप से वर्ष में 2 बार फसल होता है तो पोलज। जैसे कि धान और गेहूं हो गया मान लीजिए। प्रति क्या था? तो 1 या 2 वर्ष के अंतराल पर खेती को प्रति कहा जाता था। 1 या 2 वर्ष के अंतराल पर खेती होती थी। नहीं होता कि बीच में खेत छूट गया तो 1 साल प्रति रह गया, कहते हैं हम लोग बोलचाल की भाषा में, उसे प्रति कहते हैं। चाचर। 3 से 4 वर्ष के अंतराल पर खेती को चाचर कहा जाता था। 3 से 4 वर्ष के अंतराल पर खेती को चाचर कहा जाता था। बंजर क्या है? तो खेती योग्य भूमि नहीं, इस पर लगान नहीं वसूला जाता था। तो बंजर किसे कहते हैं? तो खेती योग्य जो भूमि नहीं था उसे बंजर कहा जाता है और इस पर लगान नहीं वसूला जाता था। तो याद रखिएगा, ये चाचर एक याद रखिएगा। अब पोलज। पोलज क्या होता था? तो नियमित रूप से साल में 2 वर्ष, 2 बार खेती फसल मतलब। और चाचर 3 से 4 वर्ष के अंतराल पर खेती होती थी तो चाचर। चाचर मतलब 3 से 4 वर्ष के अंतराल पर खेती को चाचर कहा गया है। ठीक। फिर कह रहा है कि 1570-71 ईस्वी में टोडरमल ने खालसा भूमि पर भू राजस्व की नवीन प्रणाली जब्ती की। कौन की थी? तो जब्ती की थी। किसने किया था जब्ती? जब्ती किसने किया था? तो टोडरमल ने किया था प्रारंभ। यानी कब किया था टोडरमल ने जब्ती प्रारंभ? कब किया था? खालसा भूमि पर। खालसा भूमि कौन सी था? तो जो बादशाह के नियंत्रण में पूर्ण रूप से होता था। ठीक। तो 1570-71 ईस्वी में टोडरमल ने खालसा भूमि पर भू राजस्व की नवीन प्रणाली जब्ती प्रारंभ की। इसमें कर निर्धारण की 2 श्रेणी थी। एक को तखसीस एवं दूसरे को तहसील कहते थे। एक को क्या कहते थे? तो तखसीस, और दूसरे को क्या कहते थे? तहसील। तो बोलेगा कि तखसीस और तहसील क्या था? तो कर निर्धारण की 2 श्रेणियां थी। क्या थी? कर निर्धारण की 2 श्रेणियां थी। किसके अंतर्गत आता था? जब्ती के अंतर्गत आता था। जब्ती प्रणाली कौन स्टार्ट किया था? तो खालसा भूमि पर किसने स्टार्ट किया था? टोडरमल ने। कब स्टार्ट किया था? 1570 से 71 में। तो इस तरह से हम लोग पढ़ते चलेंगे और पीछे से 2 लाइन आगे बढ़ेंगे, 1 लाइन पीछे देखेंगे, तभी याद होगा। याद करने का यही तरीका है। आप मेरे साथ लुसेंट निकाल करके साथ में पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, और खाना दाना बनाते समय कभी सुख लिए, सोते समय एक बार देख लिए, सुन लिए। सुनने से आपको याद होगा, ये मेरा ऐसा मानना है। और हम भी पहले इसी तरह से सुनते थे, किसी दूसरे का वीडियो देखते थे और सुनते रहते थे, तभी हम थोड़ा सा याद कर पाए हैं। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में नस्क प्रणाली को अपनाया। अब देखिए औरंगजेब के बारे में, अकबर तो खत्म हुआ, औरंगजेब ने अपने शासनकाल में नस्क प्रणाली, तो नस्क प्रणाली कौन स्टार्ट किया था? तो औरंगजेब ने। नस्क प्रणाली कौन स्टार्ट किया था? तो औरंगजेब ने।
अपनाया और भू राजस्व की राशि को उपज का आधा कर दिया। देखिए कर को कितना कर दिया, उपज का आधा यानी 50% टैक्स लगा दिया। मुगल काल में कृषक 3 वर्गों में विभाजित थे। मुगल काल में कृषक मतलब कृषक के 3 वर्गों में विभाजित थे। एक खुद काश्त है, खुद काश्त हुआ करता था, दूसरा पाही काश्त, और तीसरा था मुजारियन। तीसरा मुजारियन, खुद काश्त, पाही काश्त, मुजारियन। पढ़ने का देखिए यही तरीका है कि पहले उसको याद कीजिए, जो छोटा वर्ड है, खुद काश्त, पाही काश्त और मुजारियन। फिर इसके बारे में जानने की कोशिश कीजिए, खुद काश्त क्या होता था। ये किसान उसी गांव की भूमि पर खेती करते थे जहां की वे निवासी थे। तो खुद काश्त कौची थे, तो खुद काश्त एक प्रकार के कृषक थे जो जहाँ निवास करते थे वहीं पर खेती करते थे जहाँ के वे निवासी थे। ठीक। पाही काश्त क्या होते थे, ये दूसरे गांव जाकर कृषि कार्य करते थे। तो पाही काश्त क्या होते थे, पाही पर जाना नहीं होता है कि जैसे मतलब यहाँ से खाना लेके हम पाही पर जा रहे हैं, बोलचाल की भाषा में बोलते हैं। तो पाही पाही पर जाना, पाही मतलब कि दूसरे गांव में जाकर के खेती करना ना। तो ऐसे कृषक को क्या कहते हैं, पाही काश्त कहते हैं। फिर है मुजारियन। मुजारियन खुदकास्ट कृषकों से भूमि किराए पर लेकर कृषि कार्य करते थे। अब खुदकास्ट कृषक क्या थे, तो जहाँ निवास करते थे वहीं अपना भूमि पर कौची करते थे, कृषि करते थे। और उन्हीं खुदकास्ट कृषकों के जो भूमि थे उसको किराया पर लेकर जो खेती करते थे उसको क्या कहते हैं, मुजारियन। मुजारियन कहते हैं ना। अभी भी मुजारियन शब्द कहीं कहीं यूज होता है। मुगल काल में नील उत्पादन के प्रसिद्ध केंद्र आगरा, भरतपुर के बयाना तथा गुजरात में सरखेज थे। तो देखिए आपको सरखेज पता है कहाँ है, तो गुजरात में। बयाना कहाँ है, तो भरतपुर। ये किस लिए प्रसिद्ध थे, तो नील उत्पादन के लिए प्रसिद्ध थे। किसके काल में, तो मुगल काल में। किसके काल में, मुगल काल में। वही कह रहा है कि आगरा, आगरा तो हम समझ ही रहे हैं, आगरा उत्तर प्रदेश में है। तो भरतपुर के बयाना तथा गुजरात में सरखेज। गुजरात में कौन था, सरखेज था। ये किस लिए प्रसिद्ध है, तो नील उत्पादन के लिए। सरखेज, बयाना और आगरा नील उत्पादन। सबसे उत्तम प्रकार की नील बयाना क्षेत्र एवं सरखेज में पैदा होता था। सबसे उत्तम प्रकार का जो नील होता था बयाना क्षेत्र एवं सरखेज में पैदा होता था। अफीम मुख्यतः मालवा एवं बिहार में होता था। देखिए अफीम, बिहार अपना आ गया, अपना बिहार। अफीम कहाँ होता था, तो अफीम मुख्यतः मालवा एवं बिहार में होता था। सोरा उत्पादन का प्रमुख केंद्र बिहार था। ये एकदम वीवीआई क्वेश्चन लगा लीजिएगा। सोरा उत्पादन के लिए कौन सा केंद्र था, तो बिहार था। कपड़ा उद्योग के अंतर्गत ददनी प्रथा का प्रचलन था। ददनी प्रथा क्या है, तो कपड़ा उद्योग से संबंधित है। इसका तात्पर्य कारीगरों को अग्रिम भुगतान से था। कारीगरों को क्या दिया जाता था, अग्रिम भुगतान से था ना। ददनी प्रथा में क्या होता था कि जो जो कपड़ा उत्पादन करने वाले जो कारीगर थे तो उसको पहले पैसा दिए करके लाया जाता था। जैसे ना कहता है कि मान लीजिए ठेकेदार एक गांव में जाता है, पैसा कुछ लोगों को देता है, कहता है इससे कुछ चलाइए, चलिए मेरे साथ काम कीजिएगा, फिर पैसा और देंगे। तो उस तरीके का ये ददनी प्रथा थी। ददनी प्रथा जो कारीगर हुआ करते थे, जो कपड़ा उद्योग से संबंधित थे, उनको पहले पैसा दे करके अग्रिम भुगतान वही होता है और लाया जाता था। सोरा उत्पादन का प्रमुख केंद्र क्या था, तो बिहार। अफीम मुख्यतः मालवा एवं बिहार के में होता था। बयाना क्षेत्र एवं सरखेज किस लिए प्रसिद्ध था, तो उत्तम किस्म के नील उत्पादन से संबंधित है। किस लिए, तो उत्तम किस्म के उत्तम श्रेणी का ऊनी वस्त्र और शाल कश्मीर तथा लाहौर में तैयार होता था। उत्तम कश्मीर का कहाँ तैयार होता था, तो उत्तम उत्तम श्रेणी का ऊनी वस्त्र और शाल कश्मीरी शाल बहुत ही प्रसिद्ध है और लाहौर में तैयार होता था। कह रहा है कि मुगल काल में रुपए की सर्वाधिक ढलाई औरंगजेब के समय में हुई थी। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मुगल बोलेगा कि रुपए की सर्वाधिक ढलाई किसके काल में हुई थी, तो औरंगजेब के समय में हुई थी। आना सिक्के का प्रचलन शाहजहां ने करवाया था। आना सिक्के का प्रचलन किसने करवाया था, तो शाहजहां ने करवाया था। जहांगीर ने अपने समय में सिक्कों पर अपनी आकृति बनवाया, साथ ही उस पर अपना एवं नूरजहां का नाम अंकित करवाया था। देखिए एक है कि जहांगीर ने अपने समय में सिक्कों पर अपनी आकृति बनवाई, साथ ही उस पर अपना एवं नूरजहां का नाम अंकित करवाया। तो आना सिक्के शाहजहां ने चलवाया था और जहांगीर क्या किया था, तो नूरजहां का नाम अंकित करवाया था और अपना और नूरजहां के ना। और फिर मुगल काल में रुपए की सर्वाधिक ढलाई औरंगजेब के समय में हुई थी। और उत्तम श्रेणी का ऊनी वस्त्र कश्मीरी शाल तथा लाहौर में तैयार होता था। ठीक। और फिर है एक ददनी प्रथा का किससे संबंधित है,
तो कपड़ा उद्योग से संबंधित है, कारीगरों को अग्रिम भुगतान दिया जाता था इसमें। सोरा उत्पादन का प्रमुख केंद्र क्या था? तो बिहार था। अफीम मुख्यतः मालवा एवं बिहार में होता है। अफीम कहाँ? मालवा एवं बिहार में। नील कहाँ होता था? उत्तम श्रेणी का, तो बयाना क्षेत्र भरतपुर में। और सरखेज कहाँ है? तो गुजरात में। इतना याद रखिएगा। आगरा में भी प्रसिद्ध था ये नील। और फिर है कुछ ही, तो कृषक तीन वो होते थे। एक खुद काश्त हुआ करता था, जहाँ निवास करता था वहीं खेती करता था। एक पाही काश्त होता था, जो दूसरे गांव में जाके कृषि कार्य करते थे। एक मुजारियन होता था। मुजारियन क्या था? खुद काश्त से किराए पर लेकर के भूमि कोची करते थे, कृषि कार्य करते थे। और फिर देखते हैं कि औरंगजेब ने अपने शासनकाल में नस्क प्रणाली को अपनाया और भू राजस्व की राशि को उपज का आधा कर दिया था, यानी 50% कर दिया था। तहसील किसको कहते थे? तो तहसील और तखसीस क्या था? तो यह भी जब्ती जब्ती जो प्रारंभ किया गया था कर निर्धारण की, जिसके अंतर्गत दो गो श्रेणियाँ थी, एक तखसीस और तहसील। तखसीस और तहसील, ठीक। और खालसा भूमि पर ये जब्ती प्रारंभ किसने किया था? तो टोडरमल ने। कब किया था? तो 1570 से 71 ईस्वी में, ठीक। और इस व्यवस्था के अंतर्गत, यानी कि 10 साल व्यवस्था के अंतर्गत जो था, टोडरमल यानी बंदोबस्त भी कहा जाता है टोडरमल का, जिसे इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि को 4 भागों में बांटा गया था। तो 10 साला क्या था? तो नवीन एक कर प्रणाली थी। किसने स्टार्ट किया था? तो अकबर ने। कब स्टार्ट किया था? तो 1580 में। इसे क्या कहा जाता था? तो टोडरमल की बंदोबस्त भी कहा जाता है। और इसके जिसमें एक पोलज था, पर्ती था, चाचर था, बंजर था। बंजर मतलब कि खेती योग्य भूमि नहीं, इस पर कोई कर या असूला नहीं जाता था। चाचर 3 से 4 वर्षों के अंतराल पर खेती करती थी। पर्ती क्या था? तो 1 या 2 वर्षों के अंतराल पर खेती को पर्ती कहते हैं। पोलज क्या था? तो नियमित रूप से खेती, यानी वर्ष में 2 बार फसल उगाने को पोलज कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं फिर इसके। तो हम लोग एक बार फिर से, और यहाँ भी देख लीजिए, जैसे भूमि कार्य के विभाजन के आधार पर मुगल साम्राज्य की समस्त भूमि 3 वर्गों में विभाजित थी। एक खालसा भूमि था, जागीर भूमि था, सयुरगल या मदद ये मास बताए थे, जिसे मिल्क भी कहते हैं। अनुदान में दी गई लगानहीन भूमि था यह, मतलब इस पर कोई लगान नहीं लेते थे। जागीर भूमि तनख्वाह के बदले दिया जाता था। खालसा भूमि प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के नियंत्रण में था। आमिल क्या होता था? ग्राम से संबंधित है। ग्राम के कृषकों से प्रत्यक्ष संबंध बनाना एवं लगान निर्धारित करना। सिकदार परगने का प्रमुख अधिकारी था। कोतवाल नगर प्रधान था। आमिल या अमल गुजार जिले का प्रमुख राजस्व अधिकारी था। फौजदार क्या था? तो जिले का प्रधान फौजी अधिकारी था। बख्शी क्या था? मीर बख्शी, याद रखिए, प्रांतीय सैन्य प्रधान था। दीवान और सूबेदार में थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि दीवान प्रांतीय राजस्व का प्रधान था, जबकि सूबेदार का प्रांत कार्यकारिणी का प्रधान होता था। याद रखिएगा, प्रांतों में शांति स्थापित उसका काम था। ये सीधे शाही दीवान के प्रति जवाबदेह था। तो दीवान और सूबेदार में अंतर समझ लीजिएगा। और यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, एक बार रिवीजन भी हम करा देंगे। इसी तरह से पढ़ते चलेंगे और रिवीजन करते चलेंगे। भले 2 घंटा लगभग समय लगता है, 2 से 2.5 घंटा 5 पेज पढ़ने में, लेकिन आपको याद हो जाएगा। कम से कम 70 से 80% याद हो जाएगा। फिर टेस्ट दीजिएगा तो फिर पूरा आपको याद हो सकता है। जो टेस्ट 100 क्वेश्चन हो रहा है, हम उसका भी कराएंगे डिस्कशन। उसमें क्या गलती है, कुछ गलती भी आपको लगता होगा कि गलती उसमें आ रहा है अब, तो हम उसका भी कराएंगे और डाउट दूर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। मुगल कालीन लगान कह रहा है कि मुगल लगान असूल करने की व्यवस्थाएं क्या थी? मुगल कालीन लगान असूल करने की व्यवस्थाएं क्या थी? तो एक गाला बख्शी, कौन सी है? गाला बख्शी। इसमें फसल का कुछ भाग सरकार द्वारा लिया जाता था। गाला बख्शी में क्या करते थे? तो इसमें फसल का कुछ भाग सरकार द्वारा लिया जाता था। इसमें खड़ी फसल के आधार पर, किसके? तो इसमें नसक क्या था? नसक, देखिए नसक क्या था? तो इसमें खड़ी फसल के आधार पर लगान का अनुमान। अब खड़ी जो फसल होता था उसके नसक मतलब खड़ी। नाक कैसा होता था? खड़ा। नाक कैसा होता है किसी का? तो खड़ा होता है। तो याद रखिएगा, नसक मतलब खड़ी फसल के आधार पर लगान। गला बख्शी फसल का कुछ भाग सरकार द्वारा लिया जाता था। देखिएगा, किसी किसी का कुछ जो गला होता है बैठा हुआ होता है, किसी का उठा होता है। तो कुछ गला बख्शी मतलब कुछ, याद रखिए, कुछ भाग सरकार द्वारा लिया जाता था फसल का ना। अब जब्ती बारे में पढ़वे किए हैं। जैसे नसक मतलब खड़ी फसल के आधार पर लगान का अनुमान लगाकर फसल कटने पर उसे ले लिया जाता था। यह व्यवस्था बंगाल में थी। नसक व्यवस्था कहाँ थी? तो बंगाल में थी। और फसल कटने के बाद
फसल के आधार पर लगान का अनुमान लगा करके फसल कटने पर उसे ले लिया जाता था। जब्ती प्रथा क्या थी? जब्ती, इसमें बोई गई फसल के आधार पर लगान का निश्चय किया जाता था, जो नगद लिया जाता था। अब देखिए, बोया गया फसल और उस पर निश्चय किया जाता था और नगद लिया जाता था, पैसा के रूप में लिया जाता था। तो जब्ती में पैसा लिया जाता था ना, बोई गई फसल के आधार पर लगान का निश्चय किया जाता था, जो नगद लिया जाता था। सबसे बड़ा सिक्का संसब सोना का था। संसब क्या है? तो संसब सबसे बड़ा सिक्का है, किसका है? तो सोना का है। स्वर्ण का सबसे प्रचलित सिक्का लेकिन इलाही था। अब यही पूछेगा कि स्वर्ण का सबसे प्रचलित सिक्का क्या था? इलाही था, संसब था? तो नहीं, कौन था? इलाही था। लेकिन संसब क्या था? सबसे बड़ा सोना था, सोना का सिक्का था। सबसे बड़ा सोना का सिक्का कौन था? संसब। लेकिन स्वर्ण का सबसे प्रचलित सिक्का कौन हुआ? इलाही। तो यहाँ डिफरेंट भी देखते चलिएगा आप लोग, थोड़ा थोड़ा अपने से ध्यान देकर के ध्यान से सुनते चलिएगा। मुहर, अब मुगलकालीन सिक्के, तो स्वर्ण का हम देखें तो सोने का सबसे बड़ा सिक्का क्या कहलाया? संसब कहलाया, जो सोना का था। और इलाही क्या था? तो स्वर्ण का सबसे प्रचलित सिक्का था। स्वर्ण का सबसे प्रचलित सिक्का क्या था? इलाही था। अब मुहर क्या होता था? देखिए, मुहर के बारे में देखते हैं यहाँ कि मुहर क्या है। तो मुहर यह मुगल काल का सर्वाधिक प्रचलित सोने का सिक्का था। मुहर क्या था? तो यह मुगल काल का सर्वाधिक प्रचलित सोने का सिक्का था, मुगल काल का। ये क्या दिया है? ये दिया है कि स्वर्ण का सबसे प्रचलित सिक्का इलाही। देखिए, स्वर्ण का सबसे प्रचलित सिक्का इलाही, अब मुगल काल का सर्वाधिक प्रचलित सोने का सिक्का बोलेगा तो मुहर। मुगल काल का सर्वाधिक प्रचलित सोने का सिक्का मुहर और स्वर्ण का सबसे प्रचलित सिक्का इलाही। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? डिफरेंस समझते चलिएगा यहाँ कि डिफरेंस क्या है, ना तो डाउट बनेगा आपका। देखिए, स्वर्ण का सबसे प्रचलित बोलेगा सिक्का तो इलाही, जबकि मुगल काल का सर्वाधिक प्रचलित सिक्का होने का सिक्का क्या है? सोने का सिक्का कौन सा? तो मुहर। ये भी सोने का सिक्का है, लेकिन ये मुगल काल का हुआ, वो स्वर्ण का हुआ ना। संसद, अकबर द्वारा चलाया गया सबसे बड़ा सोने का सिक्का, तो संसद कौन चलाया था? तो अकबर ने चलाया था। यह 101 तोले का था, 101 तोले का था। संसद कितने तोले का था? 101 तोले का। सबसे बड़ा सिक्का था, सोने का था। इलाही क्या होता था? ये सोने का गोल आकार का सिक्का था। तो इलाही कैसा, इसका आकार कैसा है? तो गोल आकार के होने के कारण स्वर्ण का सबसे प्रचलित सिक्का था, लेकिन मुगल काल का सर्वाधिक प्रचलित सोने का सिक्का मुहर था। संसद क्या था? तो अकबर द्वारा चलाया गया सबसे बड़े सोने का सिक्का था। यह 101 तोल का था। इलाही, यह सोने को गोल आकार का सिक्का था, यह सोने का गोल आकार का सिक्का था इलाही, जो स्वर्ण का सबसे प्रचलित सिक्का है। स्वर्ण का सबसे प्रचलित सिक्का इलाही, जो सोने के गोल आकार का सिक्का था। रहस, एक है रहस, आइए रहस के बारे में जानते हैं। यह गोल एवं चौकोर दोनों तरह का सोने का सिक्का था। तो गोल एवं चौकोर कौन था? रहस। रहस मतलब गोल और चौकोर। रहस, देखिए र भी आ रहा है, हस भी आ रहा है। रहस मतलब गोल और चौकोर दोनों होता है। रहस मतलब गोल चौकोर, रहस मतलब गोल चौकोर। इलाही मतलब यह सोने का गोल आकार का सिक्का था। यह 5.5 तोले का था। रहस कितने तोले के? 5.5 तोले सोने के। रहस कितने तोले के? 5.5। रहस कितने? 5.5 तोले का। और संसद 101 तोले का सिक्का था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है कि फिर देखिए, कह रहे हैं यहाँ कि आत्मा कितने था? 25 तोले का सिक्का। आत्मा कितने? 25। आत्मा कितने तोले का सिक्का था? 25 तोले का सिक्का था। आत्मा 25 तोले का सिक्का था। ठीक। बिनसात मतलब 20, बिनसात मतलब 20 होता है, आत्मा मतलब 25 होता है, रहस मतलब 5.5 तोले का सिक्का था, संसद 101 तोले का सिक्का था। ठीक। रुपया चांदी का सिक्का को यहाँ रुपया कहा गया। मुगल काल में चांदी के सिक्का को कौन कहा गया? रुपया कहा गया। जलाली, चांदी का सिक्का, तो जलाली देखिए, रुपया जलाली चांदी का सिक्का था, रुपया जलाली चांदी का सिक्का था। आत्मा 25 तोले का, बिनसात 20 तोले का सोने का सिक्का, जो तोले में आएगा सोने का सिक्का था। रहस क्या था? गोल एवं चौकोर था, जो सोने का भी सिक्का था। और 5.5 तोले का था। इलाही गोल था, जो सोने का सिक्का था। और सबसे स्वर्ण का सबसे प्रचलित सिक्का था संसद, 101 तोले का था ना, जो अकबर द्वारा चलाया गया था। ठीक। मुहर क्या था? यह मुगल काल का सर्वाधिक प्रचलित सोने का सिक्का था।
तो मुगल काल का देखिए क्वेश्चन पूछेगा कि मुगल काल का सर्वाधिक प्रचलित सोने का सिक्का कौन था, तो मुहर। लेकिन स्वर्ण का प्रचलित सबसे सोने का सिक्का कौन था, तो अगर स्वर्ण का बोल दिया प्रचलित सोने का सिक्का तो क्या हो जाएगा, इलाही। क्या हो जाएगा, इलाही। स्वर्ण का प्रचलित बोलेगा तो इलाही, अब मुगल काल का प्रचलित सोने का सिक्का बोलेगा तो मुहर। बिनसात बोले 20, 20 सोने का, 20 तोले के सोने का सिक्का। आत्मा मतलब 25 तोले के सोने का सिक्का। रुपया मतलब चांदी का सिक्का। जलाली मतलब चांदी का सिक्का। तो रुपया और जलाली क्या है, चांदी का है। अब देखिए नीचे और कुछ दिया हुआ पॉइंट, इसको भी याद कर लीजिए कि दरब, चरण, चंदन, दह, कल, वसूकी सभी चांदी के सिक्के थे। तो रुपया, जलाली, दरब, चरण, चंदन, दह, कल एवं सूखी। देखिए नहीं याद हुआ तो फिर से समझिए। एक हो गया रुपया, दूसरा हो गया जलाली, दरब, चरण, चंदन, दह, कल, सूखी। दरब, चरण, चंदन, दरब, चरब, चंदन, दरब, चरण, चंदन, दह, कल, सूखी। ऐसे ही आपको याद करना पड़ेगा। कुछ कुछ जो बात है उसको बहुत बार बोलने से भी ना क्या होता है ना कि याद होता है आपका, ठीक। और एक ऑटोमेटिक एकदम ध्यान जाता है। एग्जाम में जब भी आप पेपर ऊपर दीजिएगा तो कभी आपको दिखाई देने लगता है कि हम क्या पढ़े थे। तो इस तरह से आपको पढ़ना पड़ेगा तभी याद होगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन याद हो जाएगा। डेली मेरे साथ जुड़िए और मेरे साथ पढ़ते रहिए। देखिए कैसे हम पूरा लुसेंट को याद करवा देते हैं। आप पैसा वहाँ दिए होंगे, बिना पैसा के हम आपको याद करवा देंगे। रुपया, रुपया मतलब चांदी का सिक्का। जलाली मतलब चांदी का सिक्का था। तो एक तरफ सोने का सिक्का याद कर लीजिए, दूसरी तरफ चांदी का सिक्का याद हो गया। अब किस काल के, तो मुगल काल के हम लोग पढ़ रहे हैं। तो दरब, चरण, चंदन, दह, कल, सूकी। सूकी मतलब चांदी होता है, कल मतलब चांदी, दह मतलब चांदी, चंदन मतलब चांदी, चरण च से जितना हो गया तो चांदी हो गया। दरब, दरब, दरी देखे हैं, दरी, दरी कैसा होता है, एकदम उजला होता है। चांदी कैसा होता है, उजला। चरण, चंदन तो च से चरण, च से चंदन। दह, दह देखे हैं, दह मतलब पानी वाला दह बता रहे हैं हम। दह कैसा होता है देखिएगा, वो भी उजले टाइप का होता है। आसमानी कलर कैसे पानी होता है, लेकिन पानी व्हाइट कलर का तो होता है, तभी तो दिखाई देता है। बिस्लेरी वाला देख लीजिएगा पानी, ना तो 5 लीटर का लीजिएगा जो बोतल में खरीदते हैं हम लोग, 5 रुपये का 5 लीटर जो मिलता है वो देखिएगा। तो उसमें दह, दह मतलब कुछ होता है पानी। पानी कैसा होता है, तो उजला होता है। तो उजला मतलब चांदी। कल, कल देखे हैं, कल, हथिया कल याद कीजिए। हथिया कल कैसा आता है, व्हाइट कलर के, एकदम चांदी लेखा आएगा। हथिया कल लोहा का नहीं आता है जी, जो बालू उलू में बहुत अंदर तक जाता है, पानी फ्रेश देता है, वो हो गया। वो हो गया कौची, कल। कल और सूकी, सूकी याद रखिएगा एगो। सूकी कौची है, सूकी, सूकी, सूकी मतलब चांदी, सूकी मतलब चांदी का सिक्का। तो सभी चांदी के सिक्के थे। चलिए हो गया याद। तो एक बार फिर से सिक्का उक्का के बारे में देख लीजिए कि सिक्का क्या है। तो सिक्का के बारे में देखते हैं। तो मुहर क्या था, सोने का सिक्का था और मुगल काल का सबसे प्रचलित सिक्का है। संशव अकबर द्वारा चलाया गया था सिक्का था और 101 तोले का था। इलाही, इलाही यह गोल था और सोने का सिक्का था और स्वर्ण का सबसे प्रचलित सिक्का था। रहस्य क्या है, गोल और चकोर है। रहस्य क्या है, तो गोल और चकोर है और 5.5 है तोल का। आत्मा मतलब 25 तोले का सोने का सिक्का होता है। बिनसात मतलब 20 तोले का सोने का सिक्का है। रुपया मतलब चांदी, जलाली मतलब चांदी का सिक्का। अब बताए थे दरी कैसा होता है, तो उजला होता है। चरण, चंदन कैसी हो जाएगा, चांदी हो गया। दह कैसा होता है, दह पानी में दह कैसा, उजला, तो चांदी हो गया। कल कैसा होता है, कल हथिया कल बताया है तो उजला होता है। सूखी, सूखी मतलब कि चांदी। चलिए अब और देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का आधार चांदी का रुपया था। देखिए ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप यहाँ से इसको मार्क कर लीजिए। और देखिए कि मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का आधार क्या था, तो चांदी का रुपया था। दस्तक व्यवसाय परमिट था। दस्तक व्यवसाय क्या था, एक बार करके परमिट था ना। दस्तक व्यवसाय क्या था, तो परमिट था। दैनिक लेन देन के लिए तांबे के दाम का प्रयोग होता था। तो दाम क्या था, तांबे का था। तांबे का था ना, जो दैनिक लेन देन के लिए किसका प्रयोग करते थे, तांबे के दाम का ना। 1 रुपया में 40 दाम होते थे। 1 रुपया में 40 दाम होते थे। 1 रुपया क्या है, तो रुपया वही जो चांदी के सिक्का पड़े हैं। एक अगर 1 रुपया मतलब चांदी का सिक्का और 40 दाम के होते थे। 40 दाम मतलब तांबे का होता था ना। 40 गो दाम दीजिएगा तांबे के, तो 1 रुपया मिलेगा। चांदी का मतलब 1 सिक्का दीजिएगा तो 40 दाम के बराबर था, याद रखिएगा, ठीक। मुगल सेना 4 भागों में विभक्त थी। मुगल सेना कितने भागों में विभक्त थी, तो 4 भागों में विभक्त थी। एक पैदल सेना था, घुड़सवार सेना था, तोपखाना और हाथी सेना था। पैदल सेना, घुड़सवार सेना, तोपखाना और हाथी सेना था, याद रखिएगा। पैदल हो गया,
पैदल एगो घोड़ा युद्ध में तो देखबे करते हैं, पैदल घोड़ा तोप, तोप वाला हो गया 3 गो, तो एगो हाथी लेकर चलेगा तो 4 गो था। पैदल हो गया, घोड़ा हो गया, तोप हो गया और हाथी हो गया। पैदल घोड़ा तोप हाथी, पैदल घोड़ा तोप हाथी, या इसे याद करना है। पैदल सेना हो गया, घुड़सवार सेना हो गया, तोपखाना हो गया और हाथी सेना हो गया। मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था पूर्णतः मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी। इसे अकबर ने प्रारंभ की थी। तो मनसबदारी प्रथा किसने प्रारंभ किया था? अकबर ने। मनसबदारी प्रथा किसने प्रारंभ किया था? तो अकबर ने। मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था पूर्णतः मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी, इसे अकबर ने प्रारंभ किया था। 10 से 500 तक मनसब प्राप्त करने वाले मनसबदार, 500 से 2500 तक मनसब प्राप्त करने वाले उमरा एवं 2500 से ऊपर तक मनसब प्राप्त करने वाले अमीर ए आजम कहलाते थे। तो अमीर ए आजम 2500 से ऊपर तक के अगर मनसब प्राप्त करने वाले को अमीर ए आजम कहा जाता था। उमरा किसे कहते थे? तो 500 से 2500। अरे उम्र कब रखता है? 5 वर्ष से 25 वर्ष तक के जो उम्र होता है पढ़ने लिखने का होता है, याद रखिएगा। तो 500 से 2500, 2 को जीरो लगा दीजिए। तो उमरा मतलब 500 से 2500, 5 से 25 याद रखिएगा इसे ना, 5 से 25 मतलब 500 से 2500, ठीक। और 2500 से ऊपर के मनसब प्राप्त करने वाले को कहते हैं अमीर ए आजम। अमीर हो जाएगा, अगर 2500 मिल गया तो कौन सी हो गया? अमीर हो गया, तो अमीर ए आजम था, ठीक। 10 से 500 तक मनसब प्राप्त करने वाले को मनसबदार कहते हैं। मनसबदार पहला था, जो 10 से 500 तक प्राप्त करने वाले मनसब को क्या कहते थे? मनसबदार। मनसबदार कौन होता था? तो 10 से 500, 500 से 2500 उमरा हो गया, या बताते हैं। और अमीर ए आजम का हो गया 2500 से अधिक। 2500 से अधिक मनसब प्राप्त करने वाले को क्या कहते थे? तो उमरा कहते थे, ठीक। आगे बढ़ते हैं। जात से व्यक्ति के वेतन एवं प्रतिष्ठा का ज्ञान होता था। सवार पद से घुड़सवार दस्तों की संख्या ज्ञान होता था। देखिए इसको समझ लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है अगर कि जात से व्यक्ति के कौची वेतन एवं प्रतिष्ठा का ज्ञान होता था। जात से क्या होता था? पता चलता था वेतन एवं प्रतिष्ठा। जबकि सवार पद से क्या पता चलता था? घुड़सवार दस्तों की संख्या, कि कितने आपके पास घुड़सवार है। अकबर के शासनकाल में 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5000 जात की पदवी थे, 5000 जात की पदवी के थे। औरंगजेब के शासनकाल तक ऐसे मनसबदारों की संख्या 79 थी। तो अकबर के समय 29 और औरंगजेब के समय कितना हो गया? 79। औरंगजेब के समय 79 हो गया, नहीं कि 79 हो गया। औरंगजेब के समय 5000 जात की पदवी के कितने थे मनसबदारों की संख्या? तो 79। जबकि अकबर के समय कितना था? 29। याद रहेगा। चलिए, और जात से क्या प्राप्त होता है? जात मतलब कि वेतन और प्रतिष्ठा। जात से क्या प्राप्त होता है? तो जहांगीर ने सवार पद में 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा की व्यवस्था की। सर्वप्रथम यह पद महाबत खां को दिया गया। तो सर्वप्रथम ये किसको दिया गया? महाबत खां को दिया गया था। किसको दिया गया था? महाबत खां को। याद रखिएगा कि जहांगीर ने सवार पद में दो अस्पा एवं सिंह अस्पा की व्यवस्था किसने प्रारंभ किया था? तो जहांगीर ने। सर्वप्रथम यह पद किसको दिया गया था? तो महाबत खां को दिया गया था। किसको दिया गया था? महाबत खां को। मनसबदारों के अलावा खुद मुगल शहंशाह भी फुटकर घुड़सवार रखते थे। मनसबदारों के अलावा खुद मुगल शहंशाह भी फुटकर घुड़सवार रखते थे, जिन्हें अहदी कहा जाता था। अहदी क्या है? तो जो मनसबदारों के अलावा जो खुद मुगल शहंशाह जो था वो फुटकर घुड़सवार रखता था, उसी को क्या कहते थे? तो अहदी कहते थे। अहदी क्या है? तो फुटकर घुड़सवार था। अहदी क्या था? फुटकर घुड़सवार था। कौन रखता था? तो मुगल शहंशाह। किसके अतिरिक्त? तो मनसबदारों के अतिरिक्त। अहदियों को भद्र घुड़सवार कहा गया है। अहदियों को क्या कहा गया है? तो भद्र घुड़सवार कहा गया। अहदियों को क्या कहा गया है? तो भद्र घुड़सवार कहा गया। और उनके वेतन दूसरे घुड़सवारों से काफ़ी ज़्यादा होते थे। ठीक। ये बहुत ही विश्वस्त सैन्य दल के सदस्य होते थे ना। ये कह रहा है कि ये बहुत ही विश्वस्त सैन्य दल के सदस्य होते थे। उनकी भर्ती स्वयं शहंशाह
किया करते थे। शहंशाह मतलब बादशाह, शहंशाह मतलब बादशाह करता था, ठीक। ये बहुत ही विश्वस्त सैन्य दल के सदस्य होते थे। उनकी भर्ती स्वयं शहंशाह किया करते थे और उनकी हाजिरी लेने के लिए अलग अधिकारी होते थे। उनकी हाजिरी लेने के लिए अलग अधिकारी होते थे। देखिए सब कुछ अलग है तो वेतन भी बहुत है ज़्यादा। अहदी 5-5 घोड़े भी रखते थे और एक अहदी अगर 5 घोड़े रख रहा है, सोच लीजिए कितना पावर वाला है ना। अहदी 5-5 घोड़े भी रखते थे, लेकिन कुछ ऐसे अहदी भी थे जिनमें से दो दो एक ही घोड़े में हिस्सेदारी करते थे, ठीक। अहदियों के कर्तव्य बहुमुखी होते थे। अहदियों के कर्तव्य क्या होते थे? बहुमुखी होते थे। शाही कार्यालय के अधिकतर मुंशी, दरबार के चित्रकार और शाही कारखानों के फोरमैन इसी सैन्य दल से चुने जाते थे। कह रहा है कि अहदियों के कर्तव्य बहुमुखी होते थे। बहुमुखी मतलब बहुत सारा, ठीक। और शाही कार्यालय के अधिकतर मुंशी, दरबार के चित्रकार और शाही कारखानों के फोरमैन इसी सैन्य दल से चुने जाते थे। अब इम्पोर्टेंट व्यक्ति है तो इसी व्यक्ति में से, जैसे मान लीजिए कोई 10 गो IAS IPS बन गया तो वही ना आगे चल के IG DIG बनता है, उसी में से ना चुनता है आदमी, उसी का नियुक्ति होता है। डायरेक्ट तो भर्ती थोड़ा ना होता है IG DIG का, ठीक। तो वही कह रहा है कि अहदियों के कर्तव्य जो बहुमुखी होते थे और उसमें से कार्यालय के अधिकतर मुंशी जो होते थे, मुंशी, दरबार के चित्रकार और शाही कारखानों के फोरमैन इसी सैन्य दल से चुने जाते थे, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब मराठों का उत्कर्ष आ गया। देखिए वो मुगल काल का जो था कुछ हम लोग देखें, फिर मराठों का उत्कर्ष समझिए ना। मराठा साम्राज्य का संस्थापक शिवाजी थे। मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन थे? शिवाजी थे। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 में सिवनेर दुर्ग कौची है तो जुन्नार के समीप है। सिवनेर दुर्ग जुन्नार के समीप में हुआ था। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले व माता जीजाबाई थी। शिवाजी के पिता के नाम क्या था? शाहजी भोसले, याद रखिएगा। और माता जीजाबाई थी। इनका कहाँ हुआ था? तो 6 अप्रैल 1627 को जन्म हुआ था। सिवनेर दुर्ग जुन्नार के समीप है ना। सिवनेर दुर्ग जुन्नार के समीप है। तो सिवनेर दुर्ग कहाँ है? तो ऐसे जुन्नार के समीप है, लेकिन ये पूना जिला महाराष्ट्र में आता है, ठीक। शाहजी भोसले इनके पिता का नाम था और जीजाबाई माता के नाम था, याद रखिएगा। द गजेटियर ऑफ इंडिया, गजेटियर ऑफ इंडिया ना 5 से कुछ लिख ले, 2 लिख ले, पेज नंबर इतना कुछ अन्य स्रोतों में शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 बताया गया। देखिए कुछ स्रोत है, उसके अलावा एक स्रोत के अनुसार कह रहा है कि द गजेटियर ऑफ इंडिया के अनुसार ना पेज नंबर इतना दिया है और इतना दिया है। कुछ अन्य स्रोतों में शिवाजी का जन्म जो है 6 अप्रैल 1627 न दे करके 19 फरवरी 1630 बताया गया है ना। तो द गजेटियर ऑफ इंडिया के अनुसार पूछेगा तो 19 फरवरी 1630 हो जाएगा, लेकिन ऐसे उनका जन्म कब हुआ था? तो 6 अप्रैल 1627 को सिवनेर दुर्ग जुन्नार के समीप पुणे महाराष्ट्र में। पिता का नाम शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई। ये यहाँ तक कोई कठिनाई नहीं हुआ होगा। चलिए आगे देखते हैं। इसी तरह से शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी का नाम तुकाबाई मोहिते था। शाहजी भोसले का जो, देखिए शाहजी भोसले की 2 गो पत्नी हुई, एक हुई जीजाबाई जो शिवाजी के माता थी और दूसरा उनकी जो शाहजी भोसले की पत्नी का नाम है तुकाबाई मोहिते। छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु कोंडदेव थे। छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु कौन थे? कोंडदेव ना। और आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर गुरु रामदास का काफ़ी प्रभाव था। देखिए आध्यात्मिक क्षेत्र बोलेगा आध्यात्मिक गुरु तो गुरु रामदास हो गए, आध्यात्मिक गुरु रामदेव। छत्रपति शिवाजी का महाराज के रूप में गुरु, महाराज के गुरु बोलेगा तो कोंडदेव थे ना, ये धनुष उनुष ये सब सिखाना उखाना, तलवार उलरबाजी ये सब सिखाना। लेकिन आध्यात्मिक जो थे शिवाजी के आचरण पर गुरु रामदास का काफ़ी प्रभाव था। शिवाजी का विवाह साईबाई निमलाकर से 1640 ईस्वी में हुआ। 1627 में जन्मे और 1640 में उनका विवाह हो गया। किन से विवाह हुआ है ये भी देख लीजिए, किन से विवाह हुआ? तो साईबाई निमलाकर से 1640 ईस्वी में विवाह हुआ था। कब विवाह हुआ था? शाहजी ने शिवाजी को पूना की जागीर प्रदान की कर स्वयं बीजापुर रियासत में नौकरी कर ली। अब देखिए शाहजी जो भोसले थे, शाहजी भोसले उनके पिताजी का नाम है, और शिवाजी को पूना की जागीर दे दिए और स्वयं कहाँ चले गए? बीजापुर रियासत में नौकरी कर ली ना।
बीजापुर के सुल्तान कौन थे? यूसुफ आदिल शाह यहाँ चले गए। ठीक, अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत 1644 ईस्वी में शिवाजी ने सर्वप्रथम बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया। एक सीरियल बनाया गया, सीरियल देखिएगा शिवाजी करके, तो उसमें सब दिखाया गया है कि शिवाजी कैसे कैसे जीतते हैं, क्या करते हैं। लेकिन उस सब हम लोग को नहीं, उतना जो लुसेंट में दिया है उसको पढ़ करके निकलना, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है। ज़्यादा आपको एंशियंट और मॉडर्न पर ध्यान देना है। अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत 1644 ईस्वी में शिवाजी ने सर्वप्रथम बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार कर लिया। किस पर? तो तोरण नामक पहाड़ी पर तोरण किला पर अधिकार कब किया था? 1644 में। ठीक, याद रखिएगा। 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। तो देखिए, रायगढ़ को राजधानी कब बनाया था? तो 1656 में। किसने बनाया था? तो शिवाजी ने। शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दिया था? तो औरंगजेब ने दिए थे। ठीक, बीजापुर के सुल्तान ने अपने योग्य सेनापति अफजल खां को सितंबर 1659 में शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा था। तो देखिए, अफजल खां कौन था? अफजल खां था तो बीजापुर के सुल्तान के योग्य सेनापति था ना, और शिवाजी को मारने के लिए भेजा था। कब भेजा था? तो 1659 में शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा था। ठीक, शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 को अफजल खां की हत्या कर दी। दिखाया गया सीरियल में कैसे मारते हैं। शिवाजी ने सूरत को 1644 ईस्वी में एवं 1670 ईस्वी में लूटा। तो पहली बार सूरत को कब लूटा था? 1664 में। दूसरी बार बोलेगा तो 1670 में। 2 बार लूट गया, जिससे औरंगजेब क्या हो गया था? बौखला गया था एकदम। औरंगजेब फिर बौखला गया। देखिए आगे पढ़ते हैं, बहुत ही सीन शानदार है एकदम। तो 10 नवंबर 1659 को किसको मार दिया? अफजल खां की हत्या कर दी। शिवाजी ने सूरत को कब लूटा था? पहली बार 1664 में। पूछता है कि सूरत को बोलेगा तो कब लूटा था? 1664 में ना। पहली बार शिवाजी ने कब लूटा था सूरत को? 1664 में। दूसरी बार पूछेगा तो 1670 में लूट लिए। ठीक, फिर कह रहा है कि पुरंदर की संधि, जिससे क्या हुआ कि बौखला गया औरंगजेब बौखलाने के बाद अपने एक सेनापति, हिंदू सेनापति जो थे महाराजा जय सिंह को भेज दिया ना। महाराजा जय सिंह जा करके शिवाजी को घेर लिए चारों ओर से, और ये इनके पास थी, मतलब लड़ सकते थे, लेकिन इन्होंने अपने साहस और बुद्धिमत्ता से काम लिए। और वो भी हिंदू एक था, तो बोला कि हम संधि करा देते हैं जिससे तुमको कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो संधि करने पर मजबूर कर दिया था। वही दिया है कि पुरंदर की संधि 1665 में हुई थी। तो पुरंदर की संधि कब हुआ था? 1665 में। किसके बीच हुआ था? तो महाराजा जय सिंह एवं शिवाजी के मध्य संपन्न हुई थी। उस समय मनुची भी वहाँ उपस्थित था। देखिए, मनुची कौन है? इतिहासकार है ना। मनुची कौन है? तो इतिहासकार है। मनुची भी वहाँ कौन था? उपस्थित था। देखिए, पूछ सकता है कि जब पुरंदर की संधि 1665 में हुआ था महाराजा जय सिंह एवं शिवाजी के बीच, तो उस समय कौन इतिहास वहाँ मौजूद था? इतिहासकार। तो मनुची। शिवाजी को औरंगजेब ने मई 1666 में जयपुर भवन में कैद कर लिया। अब देखिए, जयपुर नाम है, लगेगा कि राजस्थान में, लेकिन जयपुर कहाँ है? आगरा में है। कहाँ है? आगरा में। जयपुर भवन में कैद कर लिया। वहाँ से वे 16 अगस्त 1666 ईस्वी में भाग निकले। अभी ये जयपुर जो भवन है ना, इम्पोर्टेंट है, कैसे कि महाराष्ट्र सरकार यहाँ कुछ लिया है, उसको कुछ बनाने का इति कर रहा है ना, तो ये करंट से रिलेटेड हो गया। पूछा है कि जयपुर भवन कहाँ है? करंट अफेयर में था। ठीक, तो जयपुर भवन कहाँ है? तो आगरा में है, उसी में कैद कर लिए। मई 1666 में, मई में कैद हुए, 16 अगस्त 1666 में भाग निकले ना। 1672 ईस्वी में शिवाजी ने पन्हाल दुर्ग को बीजापुर से छीन लिया। पन्हाला दुर्ग को किससे छीना था? तो बीजापुर से छीन लिया। कब छीन लिया? 1672 ईस्वी में। 5 जून 1674 ईस्वी को शिवाजी ने रायगढ़ में वाराणसी मतलब काशी के प्रसिद्ध विद्वान श्री रंग भट्ट द्वारा अपना राज्याभिषेक करवाया था। किसके द्वारा करवाया था? तो श्री गंगा भट्ट द्वारा। गंगा भट्ट कहाँ के थे? काशी के थे। कब करवाए थे? तो शिवाजी ने कब करवाया था राज्याभिषेक? तो 5 जून 1674 ईस्वी को करवाए थे। मूल रूप से गंगा भट्ट महाराष्ट्र का एक सम्मानित ब्राह्मण था। कौन थे? ब्राह्मण था। मूल रूप से गंगा भट्ट महाराष्ट्र का एक सम्मानित ब्राह्मण था, लेकिन कहाँ रहते थे? वो काशी में रहते थे, जो लंबे समय से वाराणसी में रह रहे थे। लंबे समय तक कहाँ रह रहे थे? वाराणसी में रह रहे थे। तो 5 जून 1674 को उनका राज्याभिषेक हुआ। किसका? शिवाजी को। ठीक, पन्हाला दुर्ग को कब सुने थे? 1672 में। 1672 में। जयपुर भवन में कैद कब किया था? मई 1666 में। कब भाग गए? तो अगस्त में भाग गए थे। कब भाग गए थे?
तो अगस्त में भाग गए थे। कब भागे थे? अगस्त में। कर्नाटक अभियान 1676 से 1678 शिवाजी का अंतिम अभियान था। देखिए पूछता है कि शिवाजी का अंतिम अभियान कौन था? कर्नाटक अभियान था। कब से कब था? तो 1676 से 1678। ठीक, इन्होंने 1678 में जिंजी का किला विजित किया, जो उनकी अंतिम विजय थी। अगर अंतिम विजय पूछेगा तो जिंजी किला 1678, अंतिम अगर अभियान बोलेगा तो कर्नाटक अभियान 1676 से 1678। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, कई बार टेस्ट में आया है। मात्र 53 वर्ष की आयु में 3 अप्रैल 1680 को शिवाजी की मृत्यु हो गई। इनकी अंतिम संस्कार राजा राम यानी दूसरी पत्नी सोयराबाई का पुत्र ने संपन्न किया। इनकी मृत्यु के समय संभाजी पन्हाला के किले में कैद थे। इनके मृत्यु के समय संभाजी कहाँ कैद थे? तो पन्हाला किला में कैद थे। देखिए ये अब कहेगा कि भैया इसको कैद क्यों करे? ये थोड़ा सा इथि थे, मतलब न रहता है सठियाइल दिमाग के रहता है, जो मन में आया सो करने लगते थे। तो ये बात नहीं मानते थे, उनको डर था कि मेरे रहते हुए कोई इसको मार मत दे, इसलिए इसको कैद करके रखे थे ना। जहीं मन तहीं लड़ाई झगड़ा करने लगते थे, जिसी से उलझ जाते थे। तो उनको डर था शिवाजी को, अपने को खोने का सभी का डर रहता है। उसी डर के चलते इनको कैद करके रखे थे। कहाँ रखे थे? तो पन्हाला किले में। पन्हाला किले को कब इन्होंने जीता था? तो पन्हाला किले को 1672 में शिवाजी ने बीजापुर से छीन लिया था, यानी जीता था। ठीक, आइए तो 53 वर्ष के पूछे गया कि इनकी मृत्यु 53 वर्ष की आयु में 3 अप्रैल 1680 को शिवाजी की मृत्यु हो गई। कब जन्म हुआ था इनका? तो 6 अप्रैल 1627 को सिवनेर में हुआ था। ठीक, सिवनेर कहाँ है? महाराष्ट्र में, पुणे में है। उसके बाद देखते हैं इनके अंतिम संस्कार। इनकी भी 2 पत्नी थी, इनकी भी कौची थी? 2 पत्नी थी। इनके अंतिम संस्कार राजा राम यानी कि दूसरी पत्नी सोयराबाई का पुत्र थे ने संपन्न किया था। इनकी मृत्यु के समय संभाजी पन्हाला दुर्ग में कैद थे, पन्हाला किले में कैद थे। शिवाजी महाराज के पास 3 प्रसिद्ध तलवारें थी। कितने तलवारें? 3। एक भवानी, जगदम्बा और तलुजा। याद रखिएगा, भवानी, जगदम्बा, तलुजा ना। भवानी तलवार शिवाजी के पसंदीदा तलवार थी। जगदम्बा तलवार वर्तमान में लंदन में है। जगदम्बा कहाँ तलवार है? लंदन में है। और तलुजा तलवार सिंधु दुर्ग में किले में है। अब देखिए तलुजा कहाँ मिलेगा? जाइएगा तो तलुजा तलवार कहाँ है? सिंधु दुर्ग में जाइएगा, देखने के लिए तो मिल जाएगा। जगदम्बा कहाँ है? तो जगदम्बा कहाँ है? लंदन में चल जाइए। जगदम्बा तलवार देखना है तो वर्तमान में लंदन में लेकर चल गया था सब। अब भवानी जो तलवार है, भवानी तलवार शिवाजी की पसंदीदा तलवार थी ना। भवानी से लेकर के जाते थे युद्ध पर। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा गया। एक देखिए अष्टदिग्गज विजयनगर साम्राज्य में मिला था, अष्टदिग्गज, और एक है यहाँ अष्टप्रधान। अष्टदिग्गज और अष्टप्रधान के मामला यहाँ निपटारा कर दीजिएगा ना। पूछेगा कि अष्टदिग्गज बोलेगा तो कृष्णदेवराय के दरबार में, और अष्टप्रधान बोलेगा तो शिवाजी के दरबार में ना। यानी शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था। अष्टप्रधान में पेशवा का पद सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। पेशवा एवं समान का होता था। पेशवा का जो पद था सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं सम्मान का होता था। आगे चल करके इसका जो मेन होगा सब पेशवा ही हो जाएगा। वही कह रहा है, अभी से महत्वपूर्ण है, समझ लीजिए। शिवाजी ने दरबार में मराठी को भाषा के रूप में प्रयोग किया। शिवाजी ने दरबार में किस भाषा को प्रयोग किया था? तो मराठी को भाषा के रूप में प्रयोग किया। ठीक, शिवाजी की सेना 3 महत्वपूर्ण भागों में विभक्त थी। शिवाजी की सेना कितने भागों में विभक्त थी? 3 महत्वपूर्ण भागों में विभक्त थी। कौन कौन था? एक पागा सेना था। पागा सेना उसी तरह से पहले याद कर लेते हैं। एक पागा हो गया, सिलहदार हो गया, एक पैदल हो गया। पागा, सिलहदार और पैदल। पागा कैसे समझते हैं? नियमित घुड़सवार सैनिक को पागा कहते हैं ना। पगार मतलब वेतन कौन होता है? सरकारी आदमी का नियमित होता है, नियत होता है उसका, कितना ही मिलेगा। तब पागा मतलब नियमित, याद रखिएगा, नियमित घुड़सवार सैनिक। सिलहदार मतलब अस्थायी घुड़सवार सैनिक। सिलहदार मतलब अस्थायी घुड़सवार सैनिक। सिलहदार, अरे न रहता है कि कपड़ा है फट गया तो उसको सिल करके पहन लो, फिर बाद में फेंक देना, तो कुछ हो गया, अस्थायी हो गया। तो सिलहदार मतलब अस्थायी घुड़सवार सैनिक। पैदल सेना मतलब पैदल सेना हो गया। और कुछ शिवाजी के तोपे अंग्रेजों ने प्रदान की थी। शिवाजी को तोपे किसने दिया था? तो अंग्रेजों ने दे दिया। देखिए आइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तोप किसने दिया था शिवाजी को? तो अंग्रेजों ने दिया था।
ठीक। मराठा राज्य के अंतर्गत दो प्रकार के क्षेत्र होते थे। मराठा राज्य के अंतर्गत कितने प्रकार के क्षेत्र होते थे? तो दो प्रकार के क्षेत्र होते थे। एक स्वराज, स्वराज होता था। स्वराज जो क्षेत्र प्रत्यक्ष मराठों के नियंत्रण में थे, जो प्रत्यक्ष मराठों के नियंत्रण में होते थे, उसे क्या कहा जाता था? स्वराज कहता था। उसे मुगल काल में खालसा भूमि जो कहते थे, ठीक ना, उन्हें स्वराज क्षेत्र कहा जाता था। करा एक था मुगतई। कौन था? मुगतई। मुल्क एक कदीम, मुल्क एक कदीम, याद रखिए, मुल्क एक कदीम, मुल्क एक कदीम, कुछ इसको काची नाम है? मुगतई। यह वह क्षेत्र था जिसमें वे चौथ एवं सरदेशमुखी असूल करते थे। तो जो मराठों के प्रत्यक्ष नियंत्रण में था उसे स्वराज क्षेत्र कहा गया। दूसरा था मुगतई। मुगतई मतलब मूल की एक कदीम। यह वह क्षेत्र था जिसमें वह चौथ और सरदेशमुखी असूल करते थे, ठीक ना। अब देखिए, चौथ 1/4 हो जाएगा, सरदेशमुखी 1/10 हो गया। अपने लोगों से 1/10 लेगा, और चौथ मतलब आसपास के जो विजित क्षेत्र था उनका, जिन पर उनका प्रत्यक्ष नियंत्रण ना था, उससे लिया करते थे। उसी के बारे में यहाँ समझाया है, और पढ़ लीजिए, पढ़ करके निकलते हैं जल्दी से, ठीक। चौथ मतलब 1/4 याद रखिएगा। 1/4 मतलब 25%, और सरदेशमुखी मतलब 1/10 मतलब कि 10%, कभी कोई परसेंट में भी दे देता है, ठीक। तो नोट, चौथ एवं सरदेशमुखी स्वराज से नहीं लिए जाते थे, स्वराज से नहीं लिए जाते थे, ठीक। वे बल्कि उन जगहों से लिए जाते थे जहाँ मुगल या दक्कनी राजाओं का शासन था। देखिए, वही दक्कनी राजाओं, जैसे कि निजाम उजाम हो गया, उधर मुगल उगल हो गया, जैसे कि आपको अलीवर्दी खां मिल गया, ऐसे, ठीक। चौथ भू राजस्व का 1/4 था, जो मराठों के उस क्षेत्र पर आक्रमण नहीं करने के लिए लिया जाता था। देखिए, अब चौथ क्या है ना, कि आप हमको 1/4 दे दीजिए, और हम आप पर आक्रमण नहीं करेंगे ना, तो आप अब नहीं दीजिएगा, इनकार कर दीजिएगा, तो हम आप पर आक्रमण करेंगे, आपके राज्य को कुछ कर लेंगे, जीत लेंगे, हड़प लेंगे, आपको मार काट के छीन लेंगे। तो यह एक खराब प्रथा हम कह सकते हैं आज के डेट में ना। चौथ भू राजस्व का 1/4 था, जो मराठों के उस क्षेत्र से पर आक्रमण नहीं करने के लिए दिया जाता था, ठीक। सरदेशमुखी क्या था? 10% ना, अतिरिक्त अतिभार था, जो उस क्षेत्र से लिया जाता था जो मुगलों के अधीन था, पर मराठा उस पर दावा करते थे ना कि ये हमारा है। जैसे ना कोई कहता है कि ये मेरा है, तो पहले का ये थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि ये गलत बात था, लेकिन था तो सब हम ही लोगों का ना, साथ तो सब हम ही लोगों के। वो लोग बाहर से आए थे तो ये अच्छा था। और ये चौथ जो था ना, चौथ ये यही पानीपत का तृतीय लड़ाई हुआ था, 14 जनवरी जो 61 में हुआ था। 14 जनवरी कब हुआ था? 1761 में। इसी चौथ और सरदेशमुखी के कारण जो मराठे हार गए थे, क्योंकि जो उनको मदद मिलना चाहिए था, जो राजा पीछे हट गए, बोले कि हम लोग चौथ सरदेशमुखी तो दे चुकते हैं, तो अब क्या तुम्हारा मदद करें। देखिए, कहीं कहीं भूल जो होता है, इतिहास बहुत ही एक दर्दनाक घटना के रूप में जन्म ले लेता है। यही सरदेशमुखी या चौथ के कारण मराठों ने अपना सर्वस्व निरक्षा खत्म कर दिया, और वहीं से उनका कुछ ही हो गया, पतन की ओर बढ़ चुके। तो किसी को दबा करके कोई भी काम नहीं करवाना चाहिए, किसी से बलपूर्वक कोई भी लेना नहीं चाहिए। अब आते हैं महाराष्ट्र के प्रमुख संत के बारे में। महाराष्ट्र के प्रमुख संत ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर 1275 से 1296 ईस्वी में महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के जनक थे। मराठी भाषा और साहित्य के संस्थापक थे। तो बोलेगा कि ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर का कार्यकाल कब से? 1275 से लेकर के 1296 ईस्वी तक। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के कौची थे? तो भक्ति आंदोलन के जनक थे, मराठी भाषा और साहित्य के संस्थापक थे, ठीक। भागवत गीता पर भावार्थ दीपिका नामक बृहत टीका लिखी है। तो बोलेगा कि भावार्थ दीपिका नामक बृहत टीका किसने लिखा है? तो ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर ने लिखा है। ज्ञानदेव ज्ञानेश्वर क्या थे? तो ये भक्ति आंदोलन के, महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के जनक थे, मराठी भाषा एवं साहित्य के संस्थापक थे। भागवत गीता पर उन्हें भावार्थ दीपिका नामक बृहत टीका लिखी है, जिसे सामान्य रूप से ज्ञानेश्वरी के नाम से जाना जाता है। तो ज्ञानेश्वरी के नाम से किसको जाना जाता है? भावार्थ दीपिका को जाना जाता है। बरकरी संप्रदाय के प्रवर्तक, अब बरकरी के प्रवर्तक कौन थे? हाँ, अगर बोलेगा किस संप्रदाय से थे, तो बरकरी संप्रदाय के प्रवर्तक थे, ठीक। बरकरी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। किस
तो बरकरी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो ये कौन है? तो ज्ञानेश्वर महाराज जी हैं, ज्ञानेश्वर महाराज जी, ठीक, याद रखिएगा। अब आते हैं दूसरा है नामदेव। नामदेव तो 1270 से 1350 इनके आराध्य देव पंढरपुर के विठोबा या विठल थे। दे बरकरी संप्रदाय के विकास में इनकी प्रमुख भूमिका थी। बरकरी संप्रदाय के विकास में इनकी प्रमुख भूमिका थी। किनकी? तो नामदेव की, ठीक। और इनके आराध्य देव कौन थे? पंढरपुर के विठोबा थे, विठल थे। यानी कि बरकरी संप्रदाय के विकास में इनकी भूमिका थी। इन्होंने अनेक भक्तिपरक मराठी गीतों की रचना की जो अभंगों के रूप में प्रचलित है। तो अभंगों किसने किया है? नामदेव ने। अभंगों नामदेव ने ना। मराठी के अलावे इन्होंने ब्रज भाषा और खड़ी बोली में गीतों की रचना की है। नामदेव को सगुण एवं निर्गुण संतों के बीच की कड़ी माना जाता है। तो बोलेगा कि निम्नलिखित में से किसको सगुण एवं निर्गुण संतों के बीच की कड़ी माना जाता है? तो नामदेव को माना जाता है, ठीक। इनमें से कुछ पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। तो कुछ पद जो है गुरु ग्रंथ साहिब में कुछ ही है, संकलित है। किसका? तो नामदेव का ना। नामदेव के आराध्य नामदेव के कौन थे? नामदेव के आराध्य कौन थे? तो देव पंढरपुर के विठोबा या विठल थे, जो बरकरी संप्रदाय के विकास में प्रमुख भूमिका निभाई। और इन्होंने अनेक भक्ति परक मराठी गीतों की रचना की जो अभंगों के रूप में प्रचलित है। मराठी के अलावे इन्होंने ब्रज भाषा खड़ी बोली गीतों की रचना भी की है। नामदेव को सगुण एवं निर्गुण संतों के बीच की कड़ी माना जाता है। इनमें कुछ पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। मुख्य बानी नामक पुस्तक में इनकी रचनाएं संग्रहित है। देखिए, मुख्य बानी नामक पुस्तक बोलेगा तो नामदेव। अभंगों के रूप में बोलेगा प्रचलित किसका है? तो विठल देव के चाहे विठोबा का ना, जो बरकरी संप्रदाय में विकास में महत्वपूर्ण, याद रखिएगा। तो मुख्य बानी नामदेव ना। अब एकनाथ 1533 से लेकर के 1599 ईस्वी में इन्होंने रामायण पर भावार्थ रामायण नामक टीका लिखा है। अब देखिए, वो भावार्थ कौन है? दीपिका। भावार्थ दीपिका किस पर है? तो भागवत गीता पर है। किसने लिखा है? तो ज्ञानेश्वर महाराज या ज्ञानदेव ने लिखा है। लेकिन एकनाथ ने क्या लिखे हैं? भावार्थ रामायण पर भावार्थ रामायण नामक टीका। भावार्थ रामायण नामक टीका किसने लिखा है? तो एकनाथ ने लिखा है, ठीक। एकनाथ जी लिखे हैं। तुकाराम 1598 से 1650 ईस्वी। तुकाराम का कार्यकाल नहीं ध्यान देना है, बस ध्यान देना है कि कौन कौन थे। क्रम में एक दिया है, तो क्रम याद रखिएगा। तुकाराम 1598 से 1650। तुकाराम 1598 से 1650। इन्होंने भक्ति परक कविताएं लिखी हैं जिन्होंने अभंग कहा जाता है। देखिए, भक्ति परक कविताओं को क्या कहा जाता है? अभंग कहा जाता है। तो अभंग कौन लिखा है? भक्ति परक कविताएं कौन लिखे हैं? तुकाराम। ये अभंग भक्ति परक काव्य के ज्योति पुंज है। तो ये अभंग क्या है? तो भक्ति परक काव्य के ज्योति पुंज है। रामदास आ गए 1608 से 1681। 1608 से 1681 महाराष्ट्र के अंतिम महान संत कवि हैं, जो उनका आध्यात्मिक गुरु थे। किनके? शिवाजी के ना। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? रामदास ना। इनका कार्यकाल कब है? 1608 से 1681। महाराष्ट्र के अंतिम महान संत कवि हैं। 10 बोध उनकी रचनाओं और उपदेशों का संकलन है। तो 10 बोध किनकी है? तो रामदास की है, याद रखिए। 10 बोध किससे संबंधित है? रामदास से। अभंग बोलेगा, अभंग किसी समय से? तुकाराम से। अभंग में क्या है? भक्ति परक कविताएं लिखी है ना, जो भक्ति परक काव्य के ज्योति पुंज है ना। अभंग, ये अभंग क्या है? तो भक्ति पारक बोलेगा। भक्ति पारक कविताएं किसने लिखी हैं? तुकाराम ने। अब भक्ति पारक कविताएं लिखी हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? अभंग कहा जाता है। ये अभंग क्या है? तो भक्ति पारक काव्य के ज्योति पुंज है। रामदास क्या लिखे हैं? 10 बोध। 10 बोध की रचना किसने किया है? रामदास। रामदास का याद रखिएगा कार्यकाल 1608 से 1681 है। ये शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। अभी हम लोग आगे पढ़े हैं। उनकी रचनाओं और उपदेशों का संकलन है। इसमें उन्होंने कर्म दर्शन का उपदेश दिया है। इन्होंने महाराष्ट्र में भगवान राम की पूजा को लोकप्रिय बनाया न। आनंद वन भुवन नामक अपने पुस्तक में रामदास जी ने जातिगत भेदभाव से मुक्ति, स्त्रियों की दशा में सुधार आदि विषयों पर अपने सद्विचार व्यक्त किए हैं। देखिए, एक इम्पोर्टेंट है कि कर्म दर्शन का उपदेश दिए हैं। 10 बोध में क्या दिए हैं उन्होंने? तो कर्म। रामदास जी जो थे वो दार्शनिक व्यक्ति थे, कार्मिक व्यक्ति थे,
यानी कि 10 बोध की रचना कौन की है? रामदास। 10 बोध में किसका है उपदेश? तो कर्म दर्शन का उपदेश दिए हैं। और उन्होंने क्या किया है? तो महाराष्ट्र में भगवान राम की पूजा को लोकप्रिय बनाया है। आनंद वन भुवन नामक अपने पुस्तक में रामदास जी ने जातिगत भेदभाव से मुक्ति, स्त्रियों की दशा में सुधार आदि विषयों पर अपने सद्विचार व्यक्त किए हैं। तो बोलेगा आनंद वन भुवन नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो रामदास। 10 बोध किसकी रचना है? रामदास जी का। 10 बोध में किसका उपदेश दिए हैं? कर्म दर्शन का उपदेश दिए हैं। अब आनंद वन भुवन में किसका उपदेश है? तो जातिगत भेदभाव से मुक्ति, स्त्रियों की दशा में सुधार आदि विषयों पर अपने सद्विचार व्यक्त किए हैं। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन, नोट पॉइंट देख लीजिए। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन मुख्यतः 2 संप्रदायों में विभक्त था। एक बरकरी संप्रदाय जिसके विठोबा पंथ थे, अर्थात विठोबा पंथ उसके मतलब प्रमुख भूमिका निभाए थे, लेकिन इसके संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो ये ज्ञानेश्वर या ज्ञानदेव थे ना। कृष्ण को मानने वालों का पंथ था यह। ज्ञानदेव जैसे कि नामदेव तुकाराम, ज्ञानदेव नामदेव तुकाराम, ज्ञानदेव नामदेव तुकाराम, ज्ञानदेव नामदेव तुकाराम, याद रखिएगा, जो बरकरी संप्रदाय से संबंधित है। तो बोलेगा निम्नलिखित में से कौन सा बरकरी संप्रदाय से संबंधित नहीं है? तो देख लीजिएगा कौन कौन है। एक विठोबा पंथ हो गए ना, बरकरी संप्रदाय अर्थात विठोबा पंथ होता है, ठीक। ज्ञानदेव हो गए, नामदेव हो गए। नामदेव के आराध्य कौन थे? विठोबा पंथ थे। नामदेव के आराध्य कौन थे? विठोबा पंथ थे। तो ज्ञानदेव नामदेव तुकाराम। एक था धरकरी, बरकरी से धरकरी संप्रदाय अर्थात रामपंथ ना, अर्थात रामपंथ यानी कि रामदास थे। जैसे रामदास किससे थे? तो धरकरी संप्रदाय से थे, याद रखिएगा। रामदास किस संप्रदाय से थे? धरकरी संप्रदाय थे ना। सरंजामी प्रथा का संबंध मराठा भू राजस्व से व्यवस्था से था। अब देखिए सरंजामी प्रथा का संबंध किससे था? सरंजामी प्रथा का संबंध किससे था? तो मराठा भू राजस्व व्यवस्था से था। तो आगे चलेंगे, इससे पहले एक बार फिर से समझ लीजिए। देखिए क्रम याद कर लीजिएगा। पहले हुए ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर, फिर हुए नामदेव। नामदेव इनके आराध्य देव पंढरपुर के विठोबा या विठल थे, और बरकरी संप्रदाय के विकास में इनकी भूमिका थी, महत्वपूर्ण थी, याद रखिएगा। नामदेव हो गए, ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर जी हो गए, नामदेव हो गए। फिर नामदेव ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो मुखबानी और अभंगों की रूप में प्रचलित थे। इन्होंने भक्ति परक मराठी गीतों की रचना भी किया था। उस सब नहीं याद रखिएगा, बस याद रखिएगा कि भावार्थ दीपिका किस पर संबंधित है? भागवत गीता पर संबंधित है, देख। और किसने लिखा है? तो ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर जी लिखे हैं। बरकरी संप्रदाय के प्रवर्तक थे कौन? ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर जी। फिर नामदेव होते हैं, फिर कौन होते हैं? एकनाथ होते हैं। इन्होंने रामायण पर भावार्थ रामायण नामक टीका लिखा है। और एक फिर हो गया तुकाराम की याद रखिएगा, तुकाराम हो गए। रामदास हो गए, रामदास जी ने 10 बोध लिखा है। इसमें उपदेश कर्म बोध की दिया है, कर्म दर्शन का उपदेश दिया है। आनंद भुवन में अपने पुस्तक है जिसे जातिगत भेदभाव से ये सब परे करके स्त्रियों को सुधार किए हैं, शिक्षा उक्षा के बारे में बात किए हैं। चलिए ठीक है, तो क्रम याद रखिए, 5 की याद रखिएगा। ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर हो गए, नामदेव होंगे और तुकाराम हो गए। ये किससे संबंधित हैं भैया? तीनों तो बरकरी संप्रदाय से संबंधित है। जबकि रामदास किससे संबंधित है? रामदास किससे संबंधित है? तो रामदास धरकरी संप्रदाय से संबंधित है। रामदास धरकरी संप्रदाय से संबंधित है। सरंजामी प्रथा का संबंध किससे था? तो मराठा भू राजस्व व्यवस्था से था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अष्टप्रधान एकदम इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बीपीएससी में इससे क्वेश्चन पूछ चुका है, तो हो सकता है दरोगा उरोगा में इस पर पूछे। तो अष्टप्रधान याद रखिएगा, 8 को याद करना। इससे पेशवा मतलब प्रधानमंत्री। पेशवा क्या हुआ करता था? तो प्रधानमंत्री होता था। राज्य का प्रशासन एवं अर्थव्यवस्था की देखरेख, राज्य की प्रशासन एवं अर्थव्यवस्था की देखरेख करता था। कौन करता था? तो पेशवा करता था। सर ए नौबत, चाहे सर ये नौबत या सरिये नौबत, यानी कि सेनापति होता था। सर ए नौबत कहिए या चाहे सरी ए नौबत ना, जो सैन्य का प्रधान होता था। सर ए नौबत ना, सेनापति। नौबत मतलब सेनापति, सैन्य का प्रधान। पेशवा मतलब कि प्रधानमंत्री, राज्य का प्रशासन एवं अर्थव्यवस्था की देखरेख। पेशवा मतलब प्रधानमंत्री, राज्य के प्रशासन एवं अर्थव्यवस्था की देखरेख करता था, और मेन वही था, समझिए। सर ए नौबत सेनापति यानी सैन्य प्रधान था।
अमात्य, अमात्य मतलब राजस्व मंत्री, अमात्य मतलब राजस्व मंत्री, याद रखिएगा। आय व्यय का लेखा जोखा, आय व्यय का लेखा जोखा कौन करता था? अमात्य करता था। अमात्य मतलब राजस्व मंत्री ना। वाक्यान्विश, वाक्यान्विश, वाक्यान्विश मतलब वाक्य, वाक्य में क्या करेंगे? सूचना देंगे। गुप्तचर व संधि विग्रह के विभागों का अध्यक्ष था। वाक्य में क्या देता है? तो सूचना देता है ना। कहते हैं ना वाक्यान्विश मतलब सूचना दाता होता है। वाक्यान्विश मतलब क्या होता है? सूचना दाता। गुप्तचर व संधि विग्रह के विभागों का अध्यक्ष था। तो बोलेगा कि गुप्तचर व संधि विग्रह के विभागों का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन सा था? तो वाक्यान्विश। वाक्य मतलब सूचना देगा, गुप्त सूचना देगा। कैसे सूचना देगा? तो गुप्त सूचना होता है, याद रखिएगा ना। तो वाक्यान्विश मतलब गुप्त सूचना, मतलब कि सूचना व गुप्तचर व संधि विग्रह के विभागों का अध्यक्ष था। चिटनिस क्या था? तो राजकीय पत्रों को पढ़ करके उसकी भाषा शैली को देखना चिटनिस कहलाता था। क्या कहलाता था? राजकीय पत्रों को पढ़ करके उसकी भाषा शैली को देखना चिटनिस है। चिटनिस आप देखिए, चिट ना चीटी होता है, चिट्ठी 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 ना, कहता चिट्ठी आइल है, पहले आता था डाक सेवा से चिट्ठी, चिट्ठी मतलब लेटर, याद रखिएगा ना। तो चिट्ठी क्या है? देखिए चिट्ठी। तो राजकीय पत्रों को पढ़ करके उसकी भाषा शैली को देखना चिटनिस कराता था, चिटनिस। आर्य सुमंत, देखिए राम भगवान के जब हुआ था, दशरथ के एक सुमंत नामक कौन था? मंत्री थे, मंत्री थे ना। तो आर्य सुमंत मतलब विदेश मंत्री। आर्य सुमंत, सुमंत मतलब विदेश मंत्री होता है। सुमंत, सुमंत मतलब विदेश मंत्री, याद रखिएगा यहाँ पर। पंडित राव, पंडित राव कौन था? पंडित है तो भाई धार्मिक कार्यों के लिए तिथि का निर्धारण करेगा। और न्यायाधीश है तो न्याय विभाग का प्रधान था। ये तो याद नहीं करना है। न्यायाधीश न्याय विभाग हो गया, पंडित राव क्या हो गया? धार्मिक कार्यों के लिए तिथि का निर्धारण करना। सुमंत मतलब बताए थे कि आर्य सुमंत, आर्य सुमंत मतलब विदेश मंत्री होता है। सुमंत चिटनिस बताए थे, चिट्ठी निकाल के पढ़ना, तो उसकी भाषा शैली को देख रेख करना, वही सबसे संबंधित है। राजकीय पत्रों को पढ़ करके उसकी भाषा। तो पत्राचार से संबंधित कौन सी है? पत्राचार से बोलेगा तो चिटनिस हो गया ना। चिटनिस या शुरूनिवेश उसी को कहते हैं, शुरूनिवेश, शुरूनिवेश या चिटनिस उसी को कहते हैं, ठीक। वाक्यान्विश क्या हो गया? तो वाक्य में क्या देगा? गुप्त सूचना देगा। तो सूचना और गुप्तचर संधि विग्रह के लिए वाक्यान्विश, वाक्यान्विश गुप्त सूचना। चिटनिस मतलब चिट्ठी पत्र, चिट्ठी पत्र, इसी को शुरूनिवेश कहते हैं। आर्य सुमंत मतलब विदेश मंत्री हो गया। पंडित राव धार्मिक कार्य से, न्यायाधीश न्याय विभाग का था। अमात्य मतलब राजस्व मंत्री, आय व्यय का लेखा जोखा करता था, ठीक। सर ए नौबत, नौबत कैसा आ गया? सेना, अगर सेना मिल गया तो कुछ आगे हम लोग देखेंगे कि मीर जाफर जो है अंग्रेजों से मिल जाएगा, तो ऐसा नौबत आएगा कि उसको मारिए जाएगा, वो बेचारा लड़ करके ख़त्म हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं फिर। तो पेशवा मतलब कि प्रधानमंत्री, एक बार अच्छे से सुन लीजिए फिर से। पेशवा मतलब कि प्रधानमंत्री जो राज्य प्रशासन में अर्थव्यवस्था की देखरेख करता था। सर ए नौबत मतलब सेनापति यानी कि सैन्य का प्रधान था। आमत्य मतलब कि राजस्व मंत्री जो आय व्यय का लेखा जोखा करता था। वाक्यान्विश मतलब सूचना, गुप्तचर व संधि विग्रह के विभागों का अध्यक्ष था। चिटनिस बोले थे या शुरूनिवेश, राजकीय पत्रों को पढ़ करके उसकी भाषा शैली को देखना। सुमंत मतलब विदेश मंत्री। पंडित राव मतलब धार्मिक कार्यों के लिए तिथि का निर्धारण करता था। और न्यायाधीश क्या करता था? तो न्याय विभाग का प्रधान हुआ करता था। शिवाजी के कर व्यवस्था मलिक अंबर की कर व्यवस्था पर आधारित थे। अब देखिए शिवाजी की कर व्यवस्था किस पर थी? मलिक अंबर से। अब एक पॉइंट ये याद रखिएगा कि सरंजामी प्रथा क्या संबंध क्या था? तो मराठा भू राजस्व व्यवस्था से था। सरंजामी प्रथा क्या कहलाता था? मराठों का भू राजस्व व्यवस्था क्या कहलाता था? तो सरंजामी प्रथा कहलाता था, याद रखिएगा ना। धरकरी संप्रदाय से कौन थे? धरकरी से रामदास थे, रामदास थे, रामदास थे, याद रखिएगा। बरकरी संप्रदाय से ज्ञानदेव हो गए, नामदेव हो गए, तुकाराम हो गए। आनंद भवन भुवन किसने लिखा है? आनंद वन भुवन किसने लिखा है? तो ये रामदास जी। दसबोध किसकी रचना है? रामदास जी की, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, शिवाजी की कर व्यवस्था मलिक अंबर की कर व्यवस्था पर आधारित थी। अब देखिए मलिक अंबर के बारे में पढ़ते हैं। चलिए, शिवाजी के कर व्यवस्था मलिक अंबर की कर व्यवस्था पर आधारित थे। शिवाजी ने रस्सी द्वारा माप की व्यवस्था के स्थान पर काठी एवं मानक छड़ी के प्रयोग को आरंभ किया था। अब देखिए ना लाता है कि लाठी से, कई लाठी तोड़ खेत हो, चलो लाठी से नाप के पड़ेल। तो पहले रस्सी से, या तो बुढ़वा आदमी को ही देता था, रस्सी से नाप के दे दिया, चाहे लाठी से नाप करके दे दिया, 4 लाठी 5 लाठी, ठीक। तो पहले वही था। तो कह रहा शिवाजी ने रस्सी द्वारा माप की व्यवस्था के स्थान पर काठी और मानक छड़ी के प्रयोग को आरंभ किया। शिवाजी ने 1679 ईस्वी में, कब? 1679 में, 1679 मतलब 1679 होता है, में अनाजी
दत्तों द्वारा व्यापक भूमि सर्वेक्षण करवाया था। तो बोलेगा ना कि भूमि सर्वेक्षण, व्यापक भूमि सर्वेक्षण शिवाजी ने किसके द्वारा करवाया था? अनाजी दत्तों द्वारा। अनाजी दत्तों द्वारा कब करवाए थे? तो 1679 में। शिवाजी के समय कुल उपज का 33% भाग राजस्व के रूप में वसूला जाता था, जो बढ़कर 40% हो गया था आगे चल करके। जब शिवाजी से कितना स्टार्ट हुआ? 33%, आगे चल करके कितना हो जाएगा? 40%। शिवाजी ने मुगल व्यापारिक केंद्र सूरत को 2 बार लूटा था, बताए थे, 1664 में, दूसरा 1670 में। जिससे औरंगजेब क्या हो गया था? बौखला गया था। औरंगजेब बौखला गया था। 64 में लूटे ना, तो औरंगजेब बौखला गया। तो 1665 में क्या हुआ? महाराजा जय सिंह को विदा, और फिर क्या हुआ? संधि हुआ 1665 में पुरंदर की। और फिर गए ना तो इनको कैद कर लिया आगरा में। आगरा में जयपुर भवन है, उसी में जयपुर किला में कौची कर लिए थे? कैद कर लिए थे। और फिर वहाँ से निकले ना, 66 में ही निकले, अगस्त में, मई में कैद किया, 66 अगस्त में निकले। और निकलने के बाद 1670 में फिर जाकर के लूट लिए सूरत को। 1672 में पन्हाला दुर्ग को छीन लिया। 1674 में कौची करा लिए? अपना राज्याभिषेक करवा लिए ना गंगा भट्ट पंडित से, याद रखिएगा, जो काशी के मूल रूप से कहाँ के निवासी थे? गंगा भट्ट, तो महाराष्ट्र के थे। यहाँ तक याद हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सूरत को 2 बार लूटा था, 1664 में और 1670 में, याद रखिएगा। शिवाजी के उत्तराधिकारी के बारे में अब बात करेंगे, ठीक। शिवाजी के उत्तराधिकारी, शिवाजी का उत्तराधिकारी संभाजी थे। संभाजी ने उज्जैन के हिंदी एवं संस्कृत के प्रखंड विद्वान कवि कलश को अपना सलाहकार नियुक्त किया था। देखिए, कवि कलश किसके सलाहकार थे? कवि कलश। कवि कलश कहाँ के थे? तो कवि कलश उज्जैन के थे। कवि कलश कहाँ के थे? उज्जैन के। हिंदी एवं संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। कवि कलश को अपना कोची किए थे? सलाहकार नियुक्त किए थे, इसी से सलाह लिया करते थे। मार्च 1689 ईस्वी को मुगल सेनापति मखरब खां ने संगमेश्वर में छिपे हुए संभाजी एवं कवि कलश को गिरफ्तार कर लिया और उसकी हत्या कर दी थी। दर्दनाक छिपे हुए थे, नहीं थे, ऐसे ही थे बेचारा। कोई दे देता है, इन्हीं के बहनोई शायद था संभाजी के, ये जो अपनों ने मतलब इनको धोखा दिया और दोनों को कोची कर लिया? पकड़वा दिया ना। तो मार्च 1689 ईस्वी को मुगल सेनापति मखरब खां ने संगमेश्वर में छिपे हुए संभाजी एवं कवि कलश को गिरफ्तार कर लिया और उसकी हत्या कर दी। संभाजी के बाद 1689 ईस्वी में राजा राम को नए छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक किया गया, ठीक। राजा राम ने अपनी दूसरी राजधानी सतारा को बनाया। देखिए, यहाँ से कहाँ, जिंजी से कहाँ लेके चल गए? सतारा चल गए। शिवाजी के किले, पहला कहाँ था? जिंजी था। कहाँ था? जिंजी ले गए थे ना, जिंजी से सतारा। इसमें नहीं दिया है, लेकिन हम लोगों को पढ़ाया गया है बुरा अच्छे से, बीपीएससी के जब हम लोग क्लास किए थे। तो लुसेंट के बाद हम एक सीरीज स्टार्ट करेंगे, जो अपना जो बनाए हुए हैं, अपना जो नोट्स तैयार किए हुए हैं, उस नोट्स को हम लेकर के आएंगे बहुत जल्द। लेकिन लुसेंट एक बार पढ़ लीजिए, बेसिक किताब है। इसके बाद हम लोग कहानी, और कहानी के साथ साथ फैक्ट के माध्यम से करेंगे। लेकिन कमेंट कीजिएगा, जैसा होगा ना तो नोट्स से पढ़ाएंगे। हिस्ट्री तो बहुत अच्छा से है उसमें, और जैसा होगा बोलिएगा आप लोग कमेंट के अनुसार। हम कैसे कि जो नोट्स बनाए हैं लुसेंट प्लस ये लुसेंट हो गया, प्लस में जो बीपीएससी का ओरिजिनल नोट्स है जो पढ़ाया गया वो सब। दरोगा के लिए बोलता है लोग कि लुसेंट पढ़ लीजिए तो काफ़ी है, लेकिन लुसेंट से अब नहीं काफ़ी है, आगे भी पढ़ना है। तो हम देखेंगे, जैसा होगा बताइएगा आप लोग कैसा चाहते हैं, क्या चाहते हैं। शिवाजी के किले की सुरक्षा के लिए नियुक्त अधिकारी कौन कौन थे? हवलदार कहाँ होता था? किले की आंतरिक व्यवस्था की देख रेख करता था हवलदार। किले की आंतरिक व्यवस्था की देख रेख हवलदार करता था। सर-ए-नौबत किले की सेना का नेतृत्व करता था। सर-ए-नौबत किले की सेना का नेतृत्व करता था। तो हवलदार कहाँ रहता है? तो किले के आंतरिक व्यवस्था की देख रेख न करता हवलदार। सर-ए-नौबत, सर-ए-नौबत मतलब सर-ए-नौबत, सर का नौबत, किले की सेना का नेतृत्व। किला में रहने वाले को सर कहते हैं ना, सर। तो वो कौन करेगा नेतृत्व? जो नेतृत्व करेगा तो सर-ए-नौबत हो गया किले। हवलदार कोची हो गया? तो आंतरिक व्यवस्था की देखरेख करता था किले की। सबनिश, किले की अर्थव्यवस्था, सबनिश, सब व्यवस्था देखो, यानी किले की अर्थव्यवस्था, पत्र व्यवहार एवं भंडार की देखरेख करता था। देखिए, सबनिश क्या करता था? किले की अर्थव्यवस्था, पत्र व्यवहार एवं भंडार की देखरेख करता था। तो ये तीनों याद रखिएगा। सर-ए-नौबत कुछ होगा किले के
सेना का नेतृत्व करता था, सरे नौबत हो गया। हवलदार वो आंतरिक व्यवस्था के देखरेख, सबनिस मतलब सभी मतलब जो बच गया, जैसे किले की अर्थव्यवस्था, पत्र व्यवहार एवं भंडार की देखरेख करता था। राजा राम मुगलों से संघर्ष करता हुआ 2 मार्च 1700 ईस्वी में मारा गया। राजा राम मुगलों से संघर्ष करता हुआ 2 मार्च 1700 ईस्वी में मारा गया। राजा राम की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी ताराबाई अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय का राज्याभिषेक करवाकर मराठा साम्राज्य की वास्तविक संरक्षिका बन गई। एक महिला थी, बहुत ही मराठा काल में अगर देखें महिला के तो इनका बहुत ही रोल बन जाता है। इन्होंने संघर्ष को जिंदा रखा था। कब तो 1700 से लेकर के 1707 तक संरक्षिता बन करके मराठों इन्हीं के मतलब इथी में संघर्ष की इन्होंने। औरंगजेब के खिलाफ एकदम जो लड़ाई था उसको चालू रखी थी, और ये अपने पुत्र 4 वर्षीय था उसको राज्याभिषेक करवा करके मराठा साम्राज्य का वास्तविक संरक्षिका बन गई थी। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद संभाजी के पुत्र शाहू, जो औरंगजेब के कब्जे में था, भोपाल के निकट के मुगल शिविर से वापस महाराष्ट्र आया। इसमें कहानी दिखाया गया है। कहानी हम अभी बताने का टाइम नहीं है, बहुत ऐसे ही लंबा वीडियो अभी चल रहा है, देखिए कब खत्म होता है। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद संभाजी के पुत्र शाहू, जो औरंगजेब के कब्जे में था, भोपाल के निकट के मुगल शिविर से वापस महाराष्ट्र आए थे। तो कहाँ कैद करके रखे थे? भोपाल के निकट मुगल से। कब? 1707 में। आजम ने कुछ ही कर दिया था इसको, मुअज्जम ने, वही जो होता है उसके बाद उसका उत्तराधिकारी इसको आज़ाद कर देता है। शाहू एवं ताराबाई के बीच 1707 ईस्वी में खेड़ा का युद्ध हुआ, जिसमें शाहू विजय हुआ। शाहू ने 22 जनवरी 1708 ईस्वी को सतारा में अपना राज्याभिषेक करवाए थे, याद रखिएगा। काहे कि बालाजी विश्वनाथ शाहू जी के साथ दिए थे, और धाना जी जो थे वो ताराबाई के साथ दिए थे, और इनका युद्ध में ये पराजित कर देते हैं बालाजी विश्वनाथ सबको। शाहू के नेतृत्व में नवीन मराठा साम्राज्यवाद के प्रवर्तक पेशवा लोग थे। अब देखिए, शाहू के नेतृत्व में नवीन मराठा साम्राज्यवाद के प्रवर्तक कौन हो गए? पेशवा लोग थे, जो शाहू के पैतृक प्रधानमंत्री थे। शाहू के कौची थे? पैतृक प्रधानमंत्री थे। पेशवा पद पहले पेशवा के साथ ही वंशानुगत हो गया। कह रहा है कि पेशवा पद पहले पेशवा के साथ ही वंशानुगत हो गया था। पेशवा पुणे में रहता था। पेशवा कहाँ रहता था? पुणे में रहता था। पेशवा कहाँ रहता था? पुणे में, सतारा में नहीं रहता था, पुणे में रहता था। ठीक। 1713 ईस्वी में शाहू ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया था। 1713 में बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया था। तो पहला पेशवा कौन था? बालाजी विश्वनाथ। पहला पेशवा कौन थे? बालाजी विश्वनाथ। इनकी मृत्यु 1720 ईस्वी में हुई। इसके बाद पेशवा बाजीराव प्रथम हुए। पेशवा बाजीराव प्रथम ने मुगल साम्राज्य की कमजोर हो रही स्थिति का फायदा उठाने के लिए शाहू को उत्साहित करते हुए कहा कि आओ हम इस पुराने वृक्ष के खोखले तने पर प्रहार करें। वही कहे हैं कि आओ हम इस पुराने वृक्ष के खोखले तने पर प्रहार करें, शाखाएं तो स्वयं गिर जाएगी। हमारे प्रयत्नों से मराठा पताका कृष्णा नदी से अटक तक फहराने लगेगी न। तो उत्तर में शाहू ने कहा कि निश्चित रूप से ही आप इसे हिमालय के पार गाड़ देंगे। निस्संदेह आप योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं। तो बोलता है कि योग्य पिता के योग्य पुत्र पेशवा बाजीराव प्रथम को किसने कहा था? तो शाहू ने कहा था। शाहू ने कहा था। तो एक कहानी के रूप में इसको मान सकते हैं और इंटरेस्ट जगा सकते हैं कि आओ हम इस पुराने वृक्ष के खोखले तने पर प्रहार करें। किसने कहा था? कि शाखाएं तो स्वयं गिर जाएगी। हाँ, अगर मान लीजिए आपका अगर कोची है, गोड़ है, पैर है, मान लीजिए पैर को काट दिया जाता, आप खुद गिर जाइएगा नीचे। तो वही कह रहा है, यहाँ बात वही है। ठीक। इसलिए खोखले मत बनिए, अंदर से मजबूत बनिए। अंदर से ज्ञान को ऊपरी ज्ञान है तो थोड़ा सा छलकिए मत, गहराई से पढ़िए, गहराई से देखिए, गहराई से सुनिए। लुसेंट जितना बार पढ़िएगा उतना ज़्यादा फैक्ट मिलेगा, उतना ज़्यादा देखने की उसकी दृष्टि बदलेगी आपको। निसंदेह आप योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं। किसने कहा था पेशवा बाजीराव प्रथम को? तो शाहू ने कहा था, याद रखिएगा। ठीक, शाहू ने कहा था। फिर एक खेड़ा का युद्ध पढ़े, 1707 को देखे थे। 1707 में खेड़ा का युद्ध हुआ था ताराबाई और शाहू के बीच, जो 22 जनवरी 1708 में सतारा में राज्याभिषेक करवाए थे शाहू। उसके बाद पाल खेड़ा का युद्ध हो गया 7 मार्च 1728 में बाजीराव प्रथम निजाम उल मुल्क के बीच हुआ था। अब देखिए यहाँ एक और बढ़िया है इंटरेस्टिंग कहानी। इंटरेस्टिंग कहानी क्या है समझ लीजिए। तो पालखेड़ा का युद्ध कब हुआ? तो 7 मार्च
पलखेड़ा की युद्ध 7 मार्च 1728 ईस्वी में बाजीराव प्रथम निजाम उल मुल्क के बीच हुआ, जिसमें निजाम की हार हुई। निजाम के साथ मुंगी शिवगांव की संधि हुई। अब मुंगी शिवगांव की संधि किसके साथ हुआ था? निजाम और बाजीराव प्रथम यानी मराठों के बीच। तो मुंगी शिवगांव की संधि कब हुआ था? 7 मार्च 1728 को, याद कर सकते हैं। पलखेड़ा का युद्ध वही 1728 में। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा बाजीराव प्रथम था। देखिए बाजीराव प्रथम कोची दिल्ली पर था ना, दिल्ली पर आक्रमण किए थे, जिसने 29 मार्च 1737 को दिल्ली पर धावा बोला था। उस समय मुगल बादशाह मोहम्मद शाह था। मोहम्मद शाह दिल्ली छोड़ने के लिए तैयार हो गया था। मोहम्मद शाह दिल्ली छोड़ने के लिए तैयार हो गया था। मोहम्मद शाह कहाँ चीज छोड़ देगा? दिल्ली। तो दिल्ली पर आक्रमण करने वाले प्रथम पेशवा कौन थे? बाजीराव प्रथम। कब किए थे? तो 29 मार्च 1737 को। ठीक। बाजीराव प्रथम मस्तानी नामक महिला से संबंध होने के कारण चर्चित रहा था। बाजीराव प्रथम जो थे, बाजीराव मस्तानी फिल्म भी बना, कहानी भी है, वही कर चर्चित रहा था। 1740 ईस्वी में बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो गई। अल्प आयु थे ये। बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद बालाजी बाजीराव 1740 ईस्वी में पेशवा बना। बालाजी बाजीराव 1740 ईस्वी में पेशवा बना। ठीक। ये वाला पढ़ने के बाद वो जो दिया है उनका काल कर देख लेंगे थोड़ा सा। तो ये वाला पहले इसका निपटारा करिए देते हैं। चलिए, बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद बालाजी बाजीराव 1740 ईस्वी में, बालाजी बाजीराव दूसरा है, 1740 में पेशवा बना। वारणा की संधि में यह व्यवस्था की गई कि संभाजी द्वितीय जो राजा राम की दूसरी पत्नी से उत्पन्न पुत्र थे ना, वारणा की संधि में यह व्यवस्था की गई कि संभाजी द्वितीय ने राजा राम की दूसरी पत्नी से उत्पन्न पुत्र मराठा राज्य के दक्षिणी भाग पर, जिसकी राजधानी कोल्हापुर थी, शासन करें तथा उत्तरी भाग जिसकी राजधानी सतारा थी, साहू शासन करेंगे। तो साहू को सतारा मिल गया वारणा की संधि से। और संभाजी द्वितीय, देखिए शिवाजी जो द्वितीय था वो मर गया था, शराबी था, नशेड़ी था, योग्य नहीं था, उतना अनठेकानी काम करता था, वो मर गया था बेचारा। तो फिर मरने के बाद जो राजा राम की दूसरी पत्नी से जो उत्पन्न हुआ था, संभाजी द्वितीय नाम था, उसको दक्षिणी भाग यानी कोल्हापुर जिसकी राजधानी थी दे दिया गया, और उत्तरी भाग जिसकी राजधानी सतारा थी, साहू को शासन मिला। संगोला की संधि बालाजी बाजीराव और राजा राम द्वितीय के बीच हुई थी। संगोला की संधि किसके बीच हुआ था? तो बालाजी बाजीराव और राजा राम द्वितीय के बीच हुई थी। इसके अनुसार मराठा संगठन का वास्तविक नेता पेशवा बन गया। अब देखिए बालाजी बाजीराव और राजा राम द्वितीय के बीच कौन हुई थी? संगोला की संधि हुई थी। संगोला की संधि और राजा राम द्वितीय के बीच हुआ था। ठीक। सूरत की संधि के अनुसार अंग्रेजों ने रघुनाथ राव को सैनिक सहायता देना स्वीकार किया तथा युद्ध में विजय के उपरांत पेशवा बनाने का भी वचन दिया। ठीक। अब कुछ यहाँ संगोला का संधि बालाजी बाजीराव और राजा राम द्वितीय के बीच हुआ था। इसके अनुसार मराठा संगठन का वास्तविक नेता पेशवा बन गया। अब एगो था ये रघुनाथ राव, कहानी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रघुनाथ राव कहता था कि हम पेशवा बनेंगे, इसको पेशवा नहीं बनाया गया तो चल गया किससे? ब्रिटिशों से मिल गया, बोला कि युद्ध करेंगे, जीत करके तुमको वचन देते हैं कि हम पेशवा बनाने का वचन दिया। तो सूरत की संधि के अनुसार, सूरत की संधि ये 1575 में होगा लगभग। सूरत की संधि कब हुआ? 1575 वाला ये बात कर रहा है, बोले सॉरी 1575 नहीं 1775 वाला 1775 1565 तो वो था सूरत की संधि। ये सूरत की संधि पुरंदर की संधि था ना, ये सूरत की संधि ये समझिए कि सॉरी 1775 वाला ही कह रहा है। कब कह रहा है? 1775 वाला, देखेंगे आगे दिया है। लेकिन रघुनाथ राव को सैनिक सहायता देना स्वीकार किया तथा युद्ध में विजय के उपरांत उसे पेशवा बनाने का भी वचन दिया। बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से भी जाना जाता था ना। इनका मृत्यु 1761 में हो जाएगा। कब हो जाएगा? 1761 में, पानीपत के युद्ध के बाद हार्ट अटैक से इनकी मृत्यु हो जाता है। इनका एक नवयुवक पुत्र था, मारा जाता है जिसके कारण। चलिए आप देते हैं संधियाँ एवं वर्ष। वारणा की संधि 1731 में हुआ था। वारणा की संधि से क्या प्राप्त हुआ कि संभाजी द्वितीय कोल्हापुर में शासन करेंगे, राजधानी, और सतारा में साहू जी। ठीक। संगोला की संधि 1750 में हुआ था। संगोला की संधि के अंतर्गत कोची हो गया? राजा राम द्वितीय और बालाजी बाजीराव के बीच में हुआ था। और इसमें कहा गया कि वास्तविक अब कौन हो गया? तो पेशवा बन गया। सूरत की संधि 1775 में, देखिए आ गया, हम बोले थे सूरत की संधि कब हुआ था?
तो 1775 में आ गया ना सूरत की संधि। तो रघुनाथ राव और ब्रिटिशों का मध्य हुआ था। फिर पुरंदर की संधि 1776 में होगा ना, 1776 में होगा, ठीक। वारेन हेस्टिंग्स इसमें हस्तक्षेप करेगा। बड़गांव की संधि, देखिए देवगांव की युद्ध से बड़गांव की संधि हुआ था ना, बोले तेलगांव की युद्ध से बड़गांव की संधि 1779 में हुआ था, 1779 में। सालबाई की संधि 1782 में। तो बोलेगा कि यही देखिए सालबाई की संधि 1782 में हुआ ना। तो प्रथम जो मराठा इति था ना, प्रथम मराठा युद्ध है, तो प्रथम मराठा युद्ध से संबंधित इतना संधि है, याद रखिएगा। कहाँ, यहाँ से सूरत से 1775 से लेकर के 1782 तक सालबाई की संधि। तो सूरत की संधि 1775 में, पुरंदर की संधि 1776 में, एक पुरंदर की संधि 1565 में शिवाजी और महाराजा जय सिंह के बीच में हुआ था, वो वाला छोड़ दीजिए। तो याद कीजिएगा कि प्रथम जो मराठा युद्ध होता है, प्रथम मराठा संघर्ष चलेगा, तो सूरत की संधि 1775 से, पुरंदर की संधि 1776 में, तेलगांव की युद्ध से बड़गांव की संधि हुआ था 1779 में, और सालभाई की संधि 1782 में। इसी में कहा गया था कि अब 20 साल का कोची अपनाया गया था, शांति अपनाया गया था। फिर बसिन की संधि 1802 में होगा। और देवगांव की संधि, देखिए देवगांव की संधि ना 1803 में होगा, देवगांव की संधि दिसंबर 1803 में। और सूरजी अंजनगांव की संधि सिंधिया के साथ होता है 1803 में, ये भी होगा, ये लास्ट में होता है। उसके बाद राजपुर घाट की संधि 1804 में होलकर के साथ होता है। नागपुर की संधि 1816 में, नागपुर की संधि कब हुआ था, तो 1816 में हुआ था। नागपुर की संधि कब हुआ था, तो 1816 में हुआ था। राजपुर घाट की संधि 1804 में हुआ था। पूना की संधि 1817 में, मंदसौर की संधि 1818 में। तो देखिए मंदसौर की संधि लास्ट है, इसी संधि के अंतर्गत इस सब का कुछ हो गया, विघटन हो गया, सबको जीत लिया गया। और अंतिम जो तिथि था, अंतिम मराठा जो था होलकर था। कौन था, होलकर था, जिसने सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला अंतिम मराठा कौन था, होलकर था। यही मंदसौर की संधि से 1818 में करता है। तो फिर देखते हैं कि झलकी की संधि। अब देखिए कुछ संधियाँ दिया है, जैसे अभी 4 पेज बचा हुआ है ना, 7 पेज पढ़ लिए, लमसम 3 पेज हम लोग पढ़ लिए, 4 पेज यानी बचा हुआ है। 6 पेज पढ़ चुके हैं, 7वां पेज में 3 पेज पढ़ लिए, यानी कि 2 पेज बचा है। 2 पेज में 4 पेज में हमरा में आएगा। तो लगता है कि वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन लंबा होने दीजिए, पढ़ना तो है, हमको भी पढ़ना है, आपको भी पढ़ना है, सबको भी पढ़ना है, साथ में पढ़ते रहिए। थोड़ा सा आप लोग। झलकी की संधि हैदराबाद के निजाम एवं बालाजी बाजीराव के मध्य हुई थी। तो झलकी की संधि किसके बीच हुआ था, तो हैदराबाद के निजाम एवं बालाजी बाजीराव, ये तृतीय पेशवा थे ना, बालाजी बाजीराव, याद रखिएगा। बालाजी बाजीराव के समय में ही पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 का, जिस युद्ध का हम चर्चा कर रहे थे वही युद्ध यह है हुआ, जिसमें मराठों की हार हुई। इस हार को नहीं सह पाने के कारण बालाजी की मृत्यु 1761 ईस्वी में हो गई, क्योंकि इनका एक पुत्र था, बहुत ही पुत्र मारा गया। इनका जो साथ देने वाला अपना एक चचेरा भाई था वो मारा गया। और पता चलता है कि मस्तानी का जो बेटा था वो भी इसी युद्ध में मारा गया था। माधवराव नारायण प्रथम, माधवराव नारायण 1761 ईस्वी में पेशवा बना। इसने मराठों की खोई हुई प्रतिष्ठा पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया। माधवराव प्रथम क्या हुए, 1761 में पेशवा बनेंगे और मराठों की खोई हुई प्रतिष्ठा प्राप्त करने का पुनः प्राप्त किए थे। माधवराव ने ईस्ट इंडिया कंपनी की पेंशन पर रह रहे मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को पुनः दिल्ली की गद्दी पर दिल्ली की गद्दी पर बैठाए। तो पूछता है क्वेश्चन कि जो शाह आलम द्वितीय को जो कैद करके रखा था, इलाहाबाद के किला में रखा था, तो उसको आज़ाद कौन किए थे, तो माधवराव कब बने थे पेशवा, तो 1761 में ना। ईस्ट इंडिया कंपनी की पेंशन पर आ रहे, वही कह रहा है, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठाया। मुगल बादशाह अब मराठों के पेंशन भोगी हो गए, मराठों के कुछ हो गए, पेंशन भोगी हो गए। पेशवा नारायण राव 1772 से 1773, 1772 से 1773, बेचारा वो भी माधवराव मर जाते हैं, माधवराव मर गए ना, माधवराव का मृत्यु हो जाता है। कि पेशवा नारायण राव की हत्या उसके चाचा रघुनाथ राव के द्वारा कर दी गई। देखिए रघुनाथ राव वही है जो 1775 में जाके कोची करेगा, संधि करेगा उन लोगों से, अंग्रेजों से, अभी हम लोग पढ़े थे।
तो वही कह रहा है कि पेशवा नारायण राव की हत्या उसके चाचा रघुनाथ राव द्वारा कर दी गई। तो 1772 से 73 ये थे। पेशवा माधव नारायण द्वितीय बन गए, लेकिन वो नहीं बना। अब देखिए, पेशवा माधव नारायण द्वितीय की अल्प आयु के कारण, पेशवा माधव नारायण द्वितीय के अल्प आयु के कारण मराठा राज्य की देखरेख 12 भाई सभा नाम की 12 सदस्यों की एक परिषद करती थी। ठीक, इस परिषद के 2 महत्वपूर्ण सदस्य थे, एक महादजी सिंधिया, एक नाना फडणवीस। नाना फडणवीस का मूल नाम बालाजी जनार्दन भानु था। याद रखिएगा, बोलेगा कि नाना फडणवीस का मूल नाम क्या था, तो बालाजी जनार्दन भानु था। एक इनका याद रखिएगा, तात्या टोप का मूल नाम याद रखिएगा। एक तात्या टोप के साथ कोजी थे, वो कोजी तो नामो है नाना जी कोजी तो नामो है उनका भी एक मूल नाम याद रखिएगा। और नाना फडणवीस का मूल नाम यहाँ पढ़ लिए कि बालाजी जनार्दन भानु था। बालाजी जनार्दन भानु था ना। फिर कर अंग्रेज जेम्स ग्रांट डफ ने इन्हें मराठों का मैकियावेली कहा है। तो मराठों का मैकियावेली किसको कहा गया है, तो नाना फडणवीस को। नाना फडणवीस का मूल नाम क्या था, बालाजी जनार्दन ने। तो मराठों का मैकियावेली किसने कहा है, तो जेम्स ग्रांट डफ ने कहा है। ठीक, किसको कहा है, तो नाना फडणवीस को कहा है। अंतिम पेशवा राघोबा का पुत्र बालाजी द्वितीय थे, बाजीराव द्वितीय, सॉरी, राघोबा का पुत्र बाजीराव द्वितीय थे। अंतिम पेशवा कौन हुए, तो राघोबा का पुत्र बाजीराव द्वितीय था। उसी रघुनाथ राव के पुत्र बने थे आगे चल करके ना। तो रघुनाथ राव के पुत्र हो गए, याद रखिए। यही राघोबा मतलब रघुनाथ राव के पुत्र, बालाजी द्वितीय थे, जो अंग्रेजों की सहायता से पेशवा बना था। मराठों के पतन में सर्वाधिक योगदान इसी का था। देखिए, बोले थे बाजीराव द्वितीय जो पेशवा बना, वो मराठों के पतन में सर्वाधिक योगदान इसी का था, क्योंकि ये अंग्रेजों की सहायता से बने थे। अंग्रेजों के कोची हो गए थे, तो कठपुतली हो गए थे। अंग्रेजों के क्या हो गए थे, तो अंग्रेजों के कठपुतली हो गए थे। ठीक, 1700 यह सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार था। तो बोलेगा कि प्रथम मराठा सरदार कौन था, तो बाजीराव द्वितीय। हम बताए थे, अंतिम बताए थे कि होलकर हो जाएगा, अंतिम हो जाएगा, जो 1818 में करेगा। तो सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार कौन था, तो बाजीराव द्वितीय। 1776 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुई थी। देखिए, पुरंदर की संधि बताए थे कि 1776 ईस्वी में हुई थी। इसके तहत कंपनी ने रघुनाथ राव का समर्थन को वापस ले लिया था। वापस ले लिया था, 1575 में हुआ था, और फिर 1776 में हो गया। ठीक, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, प्रथम आंग्ल मराठा, जिस युद्ध का हम बात कर रहे थे, यही प्रथम 1782 ईस्वी में सालबई की संधि के साथ खत्म हुआ था। बताए थे 1575 से 1782 तक चलता है। जो काम हुआ था, देखिए यहाँ दिया हुआ था कि कौन कौन सा संधि हुआ था। हम बताए थे यहाँ भी थोड़ा सा पहले कि पहले होता था 1575 में सूरत की संधि से रघुनाथ राव जाता है, पुरंदर की संधि से फिर वापस ले लिया जाता है, फिर बड़गांव की संधि से कोची होता है, युद्ध होता है, तेलगांव की से बड़गांव की संधि, और 1782 में सालबई की संधि हुआ था। तो जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध था, तो उसमें निम्नलिखित संधियाँ कौन कौन थी, तो यही संधियाँ थी, 4 को याद रखिएगा। 1775 में सूरत की संधि, 1776 में पुरंदर की संधि, फिर बड़गांव की संधि 1779 में, सालबाई की संधि 1782 में। वो पुरंदर वाला 1565 में जो हुआ था, वो 1565 में नहीं, 1565 में ही हुआ था, सही करें। पुरंदर की संधि 1565 में हुआ था, सही। चलिए, जहाँ कहाँ थे वहां से देखते हैं। (1776) में पुरंदर की संधि हुई थी। इसके तहत कंपनी ने रघुनाथ राव का समर्थन किया वापस था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, प्रथम युद्ध 1782 में सालबई की संधि से कुछ हुआ था, खत्म हो गया था, बताते। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 न में हुआ। इसमें भोसले एवं सिंधिया की पराजय हुई थी, बताते। अब देखिए, सुरजी अंजनगांव की संधि किसके गांव के साथ हुआ था, तो यहाँ दिया है, शब्द दिया है, पढ़ लेते हैं। इसमें भोसले एवं सिंधिया की पराजय हुई थी। अंग्रेजों से 2 पृथक संधियां करनी पड़ी थी। एक देवगांव की संधि हुआ था, बताते हैं 17 दिसंबर 1803 को, जो रघुजी भोसले और अंग्रेजों के बीच हुई थी। द्वितीय मराठा युद्ध के दौरान अरगांव की लड़ाई नवंबर 1803 में, देखिए अरगांव की लड़ाई से देवगांव की संधि हुआ था, तेलगांव की लड़ाई से बड़गांव की संधि हुआ था उधर ना।
अंग्रेजों ने रघुजी भोसले को पराजित किया था तथा उसी के फलस्वरूप यह संधि हुई थी। तो कब हुआ था? 17 दिसंबर 1803 को देवगांव की संधि। देवगांव की संधि किस लड़ाई के अंतर्गत हुआ था? तो अरगांव की लड़ाई के अंतर्गत। देखिए अरगांव की लड़ाई नवंबर 1803 में स्टार्ट हुआ था। ठीक, फिर कह रहा है कि फलस्वरूप हुई थी। इस संधि के अनुसार भोसले ने अंग्रेजों को बालासोर कहाँ है? उड़ीसा में, सहित कटक का प्रांत भोसले ने अंग्रेजों को बालासोर सहित कटक का प्रांत तथा वार्धा नदी के पश्चिम का अपना सारा राज्य सौंप दिया। देना पड़ा मजबूरी में, बेचारा को बंदी बना लिया, मारने के धमकी दे रहा था, दे दिया। संधि के अनुसार भोसले ने अंग्रेजों को बालासोर सहित कटक का प्रांत तथा वार्धा नदी के पश्चिम का अपना सारा राज्य सौंप दिया। ठीक, अब सुरजी अर्जन गांव की संधि, यह संधि 30 दिसंबर 1803 को दौलत राव सिंधिया एवं अंग्रेजों के बीच हुई थी। इसके अनुसार उसने अंग्रेजों को गंगा और यमुना के बीच का अपना सारा राज्य तथा जयपुर, जोधपुर एवं गोहद के राजपूत राज्यों के उत्तर के अपने किले और राज दे दिए गए, सब दे दिया। ये भी पश्चिम में उसने अंग्रेजों को अहमदनगर, भड़ौच तथा अंजीठा की पहाड़ियों के पश्चिम का अपना सारा राज्य सौंप दिया। ये भी सौंप दे दिया। देखिए काजी दिया है, क्या नहीं दिया है वो याद रख लीजिएगा खाली, बस इसमें उतना नहीं पूछेगा, बस यही पूछेगा कि सुरजी अंजन गांव की संधि किसके साथ हुआ था? 30 दिसंबर को हुआ था, देखिए भी किए, और सिंधिया के साथ हुआ था। चलिए, मंदसौर की संधि 6 जनवरी 1818 को, अंतिम ही है। मंदसौर 18 होलकर एवं अंग्रेजों के, यही होलकर के हम बात कर रहे थे, मंदसौर की संधि के साथ हुआ। मंदसौर की संधि हुई, इसके अनुसार उसने राजपूत राज्यों पर सभी दावे छोड़ दिए। नर्मदा के दक्षिण के सभी जिले अंग्रेजों को सौंप दिया गया और यहाँ तक खत्म हो। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 19 के में हुआ। इस युद्ध के बाद मराठा शक्ति एवं पेशवा का अहिंसानुगत पद को समाप्त कर दिया गया था और पेशवा बाजीराव द्वितीय ने कोरेगांव एवं अष्टी के युद्ध में हारने के बाद मेलकम के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया। देखिए पेशवा बाजीराव द्वितीय जो था ये अब जान गया था तो ये युद्ध किया और हार गया। कोरेगांव अष्टी के युद्ध में हारने के बाद